बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं, किस तरह से इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, कैसे इन्हें पिच करके फंडिंग उठाई जाती है। लीन स्टार्टअप्स क्या होते हैं, किस तरह से कम रिसोर्सेस में आप अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो। सभी कंसेप्ट सीखेंगे आज के इस सेशन में। तो जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे सेट डी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम के लेक्चर नंबर 2 में, जहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्राफ्टिंग अ बिजनेस मॉडल एंड लीन स्टार्टअप्स को, जहां पर हम सीखने वाले कि बिजनेस मॉडल होते क्या है, किस तरह से आप इन्हें प्रिपेयर कर सकते हो, बिजनेस मॉडल में कैसे आप वैल्यू प्रपोजिशन को ऐड करते हो, इनको पिच करते हो इन्वेस्टर को ताकि आपको फंडिंग मिल सके। और लास्ट में बात करेंगे लीन स्टार्टअप्स की कि लीन स्टार्टअप्स क्या होते हैं, किस तरह से ये कम रिसोर्सेज यूज करके मैक्सिमम वैल्यू जनरेट कर पाते हैं। और अगर आपको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो कैसे मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आप लीन मॉडल फॉलो करोगे तो आपका स्टार्टअप भी मार्केट में खड़ा हो सकता है। तो ये सभी चीजें सीखने को मिलेगी हमें आज के सेशन में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे इस डिस्कशन को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे चैप्टर नंबर 2 क्राफ्टिंग अ बिजनेस मॉडल एंड लीन स्टार्टअप के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम सीखने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर को हमने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। इन 5 पार्ट्स को आपने सीख लिया, सभी कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड सभी कंसेप्ट कवर करने के बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे आईसीआई स्टडी मैट से, आईसीआई सेशन एमसीक्यू से और आईसीआई एग्जाम के एमसीक्यू से। तो इस सेशन के अंदर 100% कंसेप्ट विद एग्जाम्पल हम सीखेंगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको करवा देंगे ताकि एग्जाम के लिए बिल्कुल आप रेडी हो जाओ। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बिजनेस मॉडल से, जहां पर सीखेंगे बिजनेस मॉडल होते क्या है, कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे कि बिजनेस मॉडल किस तरह से वर्क करते हैं एंड कैसे इन्हें डिफाइन किया जाता है। देन बात करेंगे वैल्यू प्रपोजिशंस की कि वैल्यू प्रपोजिशंस क्या होती है, कैसे आप इनको अपने बिजनेस मॉडल का पार्ट बनाते हो ताकि बिजनेस मॉडल और ज्यादा स्ट्रांग बन सके। देन हम बात करेंगे कि बिजनेस मॉडल बनता कैसे, कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हो ताकि आप अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सको। एंड देन हम लोग डिस्कशन करेंगे लीन स्टार्टअप को कि लीन स्टार्टअप क्या है, किस तरह से ये मार्केट के अंदर इतने पॉपुलर हो गए हैं एंड ये कैसे आपके मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करते हैं। लास्ट में हम लोग बिजनेस पिच करने वाले हैं, जहां पर आप अपने बिजनेस मॉडल को इन्वेस्टर्स को, पार्टनर्स को, कस्टमर्स को पिच करोगे और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनसे एक्शन करवाओगे। तो ये सभी टॉपिक हमें आज के सेशन में सीखने। चलते स्टार्ट करते हमारे पहले टॉपिक बिजनेस मॉडल से। तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा बिजनेस मॉडल है। समझते हैं कि ये बिजनेस मॉडल का मीनिंग क्या होता है। तो अगर आप इसके नाम पर फोकस करोगे तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है बिजनेस। बिजनेस का मीनिंग तो आप सभी को पता होगा। हिंदी में बात करें तो बिजनेस का मतलब होता है व्यापार या फिर धंधा, जहां पर आप गुड्स या फिर सर्विस को सप्लाई करते हो प्रॉफिट के लिए। तो जब भी आप किसी गुड्स या फिर सर्विस को मार्केट के अंदर सप्लाई कर रहे हो तो हम इसको बिजनेस बोलते हैं। और मॉडल क्या होता है, तो मॉडल आपने मल्टीपल तरह के देखे होंगे। मॉडल का सिंपल सा मतलब होता है किसी को रिप्रेजेंट करना। जैसे फैशन मॉडल आपकी फैशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिजनेस मॉडल किसको रिप्रेजेंट करेंगे, बिजनेस मॉडल करेंगे आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो बिजनेस मॉडल हमें यह बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरह से बिजनेस करेगी, किस तरह से ऑपरेट करेगी, रेवेन्यू कमाएगी और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगी। यानी आपके पूरे बिजनेस के ब्लूप्रिंट को यहां पर हम बिजनेस मॉडल बोलते हैं। समझने के लिए पहले एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस मॉडल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, और इस स्टोरी के थ्रू हम लोग रिक्वायरमेंट समझेंगे। रिक्वायरमेंट समझने के बाद आप बिजनेस मॉडल का मतलब भी समझ जाओगे। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे स्टार्टअप से, और हर स्टार्टअप की इनिशियल स्टेज होती है फाउंडर का आइडिया। तो हर स्टार्टअप को स्टार्ट करता है कोई ना कोई फाउंडर, और फाउंडर स्टार्टअप तभी स्टार्ट करता है जब उसके पास कोई आइडिया है। और एग्जांपल के लिए हम लोग यहां पर जोमेटो का एग्जांपल लेंगे, जहां पर देखेंगे कि किस तरह से जोमेटो का जन्म हुआ और किस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल प्रिपेयर करा। तो जोमेटो का जन्म होता है उनके फाउंडर से। तो जोमेटो के फाउंडर है दीपेंद्र गोयल, जो कि पहले जॉब करते थे बेन एंड कंसल्टिंग में, जो कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग की एक कंपनी है। तो बेन एंड कंसल्टिंग में काम करते हुए उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी जो 10 से 12 मेंबर्स की टीम है, इनके लिए उन्हें डेली बेसिस पर लंच एंड डिनर ऑर्डर करना होता है। एंड जब भी लंच एंड डिनर ऑर्डर करना पड़ता है तो मल्टीपल रेस्टोरेंट्स को कॉल करना पड़ता है, उनके मेन्यू मंगाने पड़ते हैं, मेन्यू के अकॉर्डिंग सभी टीम मेंबर्स के ओपिनियन लेने होते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर डिसाइड होता है। ऑर्डर डिसाइड होने के बाद अगेन रेस्टोरेंट को कॉल करके ऑर्डर देना पड़ता है एंड देन ऑर्डर को पिकअप करने जाना पड़ता
पड़ता है, तो डेली बेसिस पर लंच और डिनर ऑर्डर करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी आपके दीपेंद्र गोयल को। एंड ये प्रॉब्लम केवल इनकी नहीं थी, इनके जितने भी टीम मेंबर्स थे, इनके जितने भी कॉर्पोरेट के एम्प्लॉइज थे, सभी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि अगर आपको कोई फूड ऑर्डर करना है तो बहुत लंबा प्रोसेस है, पहले मेन्यू मंगाओ, ऑर्डर करो, पिकअप करने जाओ, एंड अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम के लिए यहां पर कोई सोल्यूशन नहीं था। तो इन्हें यहां पर आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग सभी टॉप रेस्टोरेंट को कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके उनके मेन्यू को कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल कर लेंगे डिजिटल फॉर्म में एंड सभी के साथ शेयर कर देंगे, ताकि किसी को भी ऑर्डर करना तो एटलीस्ट आपके रेस्टोरेंट को कॉल ना करना पड़े, सभी के पास आपका मेन्यू अवेलेबल हो, और मेन्यू अगर अवेलेबल होगा तो आप डायरेक्टली रेस्टोरेंट को ऑर्डर दे सकते हो एंड देन पिकअप करके आ सकते हो। तो रेस्टोरेंट का जो यहां पर मेन्यू मंगाया गया और मेन्यू मंगा के एक एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया, इसी एप्लीकेशन को जोमेटो बोला गया। तो जो इनिशियल बिजनेस था जोमेटो का, वो फूड डिलीवरी नहीं था, वो केवल एक सर्च और डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था, जहां पर आप रेस्टोरेंट के मेन्यू सर्च कर सकते हो और मेन्यू को एनालाइज कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, देन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो रेस्टोरेंट के साथ। तो ये हमारा इनिशियल आइडिया था। अब इनिशियल आइडिया आते ही आपके दीपेंद्र भैया ने जोमेटो ऐप को डेवलप नहीं किया। आइडिया आने के बाद आप करते हो आइटरेशंस। आइटरेशंस मतलब क्या होता है? आइटरेशंस के अंदर आप जाते हो अपने कस्टमर्स के पास, जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो सकते हैं, इनसे पूछते हो कि आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। तो कस्टमर्स ने बोला होगा कि हमें ऑर्डर करने में प्रॉब्लम है, पिकअप करने में प्रॉब्लम है, मेन्यू कलेक्ट करने में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आपने प्रॉब्लम्स को समझा, प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपने सॉल्यूशन को डिस्कस करा कि अगर हम लोग ऐसा करें तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को लेकर मल्टीपल इंटरव्यूज करे गए। इंटरव्यूज के बेसिस पर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स मिली होगी कि ये सारी प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व करने के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो जाएगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आप क्रिएट करोगे एक एमवीपी। एमवीपी क्या होता है? एमवीपी होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर फीचर्स भले ही कम होंगे लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। यानी किसी भी प्रोडक्ट का जो सबसे बेसिक वर्जन होता है, इसी को हम लोग एमवीपी बोलते हैं। तो जोमेटो का सबसे बेसिक वर्जन क्या होगा? अभी का जो जोमेटो ऐप है, ये आपको फूड डिलीवरी की सर्विस देता है, आपको यहां पर रेस्टोरेंट के मेन्यू एक्सप्लोर करने की सर्विस देता है। लेकिन जब इसका एमवीपी बना था तो ये केवल सर्च और डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था, जहां पर केवल मेन्यूज अवेलेबल थे, यहां पर आप ऑर्डर नहीं कर सकते थे। तो यहां पर जोमेटो का एमवीपी बनाया गया होगा, जहां पर सभी रेस्टोरेंट से मेन्यू कलेक्ट करे गए, कंपाइल करे गए और कस्टमर्स के साथ शेयर करे गए। एंड देन यहां पर आपने वैलिडेशन का काम किया। वैलिडेशन मतलब होता है कि जो एमवीपी आपने बनाया है, इसको आप मार्केट में लेकर जाओ, अपने कस्टमर के पास लेकर जाओ, कस्टमर को बोलो कि आप इसको यूज करो और यूज के बेसिस पर हमें इसका वैलिडेशन दो, इसका फीडबैक दो। तो यहां पर वैलिडेशन का लूप आपका चलता रहेगा एंड इस तरह से आपके आइटरेशंस होंगे। आइटरेशंस के अंदर बार बार कस्टमर से प्रॉब्लम समझोगे, एमवीपी वापस रिक्रिएट करोगे और वैलिडेशन लेते रहोगे। आप ये तब तक करते रहोगे जब तक आपका प्रोडक्ट फाइनल ना हो जाए और प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर फिट नहीं मिल जाए। तो ये हमारा आइटरेशन का प्रोसेस होता है। मान लेते बहुत सारे आइटरेशन करने के बाद फाइनली आपका जोमेटो का ऐप बनता है। अब इस आइटरेशन के अंदर बहुत टाइम लगता है। इस आइटरेशन के अंदर हो सकता है 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। तो इस आइटरेशन के अंदर जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में फिट नहीं होता, इसके अंदर बहुत टाइम लग जाता है। एंड इस टाइम के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस को केवल प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं करना है, इन्हें यहां पर एम्प्लॉइज को मेंटेन करना है, फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉफिट कमाना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिजनेस को एक साथ डील करनी पड़ती है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो एक पार्ट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ आपको बाकी चीजें भी मैनेज करनी है, ऑपरेशंस रन करनी है, रेवेन्यू कमाना है, सस्टेन करना है। तो इन्हीं के लिए आपको चाहिए होता है एक बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान आपके आने वाले 3 से 5 साल का स्ट्रेटेजिक मैप है, जहां पर आप ये चीजें डिफाइन करोगे कि किस तरह से बिजनेस रन होगा, कैसे ऑपरेशंस होंगे, कहां से पैसा आएगा, ये पैसे कहां पर जाएंगे, कैसे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होगा, मार्केट में जाएंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ये सभी चीजें लिखी जाती है आपके बिजनेस प्लान के अंदर। तो बिजनेस प्लान होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बिजनेस प्लान नहीं है तो आप अंधेरी डायरेक्शन के अंदर बिना लाइट के दौड़ते जा रहे हो, आपको नहीं पता कि आपको कहां पर पहुंचना है, आपकी कोई मंजिल नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। तो इस तरह से दौड़ते जाओगे तो या तो गुम हो जाओगे या फिर टकरा जाओगे। इसीलिए आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में हमें अपने एफर्ट्स लगाने, प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसको मोनेटाइज करना है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करना है, कंपनी को ग्रो करना है। सभी चीजें बिजनेस प्लान में डिफाइन करी जाती है। तो यहां पर टाइम्स और एफर्ट लगने वाला है और फाइनली आपके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव
आप अचीव कर पाओगे। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि आपको जो फूड ऑर्डरिंग का प्रोसेस है इसको इजी बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है, आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है, आपको कंपनी को यूनिकॉर्न बनाना है। तो इस तरह से आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और ये ऑब्जेक्टिव आपके तभी अचीव होंगे जब टाइम एंड एफर्ट्स के साथ साथ आप अपना बिजनेस प्लान क्रिएट करोगे। तो सर ये तो आपने पूरी बिजनेस प्लान की कहानी बता दी। तो ये जो आपका बिजनेस प्लान है इसी को हम लोग बिजनेस मॉडल भी बोलते हैं। तो बिजनेस मॉडल क्या बताएगा? बिजनेस मॉडल बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बिजनेस करेगी, किस तरह से ऑपरेट करेगी, रेवेन्यू कमाएगी और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगी। तो बिजनेस मॉडल को अगर आपको क्रिएट करना है तो 3 क्वेश्चन के आपको आंसर करने पड़ेंगे। इन 3 चीजों को अगर आपने आंसर कर दिया अपने बिजनेस को लेकर, आपने अपना एक बेसिक सा बिजनेस मॉडल क्रिएट कर लिया है। पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। तो क्या वैल्यू प्रपोजिशन है, आप क्या वैल्यू कस्टमर को डिलीवर कर रहे हो। जोमेटो के केस में जोमेटो कस्टमर को क्या वैल्यू दे रहा है? कस्टमर को यहां पर कन्वीनियंस दिया जा रहा है कि कस्टमर अपने घर पे बैठे बैठे मेन्यू स्क्रॉल कर सकता है, मेन्यू एक्सप्लोर कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, ऑर्डर उसके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा, ऑर्डर बहुत फास्ट रहेगा, गर्म खाना मिलेगा। तो यही आपका वैल्यू प्रपोजिशन है कि यहां पर आप मार्केट में क्या वैल्यू जनरेट कर रहे हो। तो हमने अपने बिजनेस प्लान में यह बताना है कि हम लोग क्या वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, क्या वैल्यू यहां पर कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है कि वैल्यू को डिलीवर कैसे कर रहे हो। तो वैल्यू की डिलीवरी कैसे होगी? वैल्यू की डिलीवरी के लिए हमें अपना एक एप्लीकेशन बनाना होगा, पूरा का पूरा एक टेक्निकल टीम होना चाहिए, आपके पास एक लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क होना चाहिए, डिलीवरी पार्टनर्स होने चाहिए, आपके पास रेस्टोरेंट वाले होने चाहिए, इनका मेन्यू होना चाहिए। तो आपके पास डिलीवरी करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, ये आप लोग डिफाइन करते हो बिजनेस प्लान के अंदर। तो वैल्यू तो आपने बना लिया कि आपको क्या वैल्यू डिलीवर करना है, लेकिन ये वैल्यू डिलीवर करोगे कैसे, ये बात करते हैं वैल्यू डिलीवरी में कि कैसे हम लोग अपनी वैल्यूज को कस्टमर को करने वाले हैं डिलीवर। आपने डिसाइड कर लिया कि हम अपना बहुत ही सीमलेस एप्लीकेशन बनाएंगे जिसको कस्टमर डाउनलोड करेंगे, ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के लिए हमने डिलीवरी पार्टनर्स को हायर कर लिया, हमने रेस्टोरेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। तो इस तरह से आपने डिलीवरी करने का तरीका बना लिया। अब यहां पर आप यहां पर कस्टमर को वैल्यू दे रहे हो, वैल्यू डिलीवर भी कर रहे हो, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक रन करना है तो आपको प्रॉफिट कमाने होंगे, तो वैल्यू को आपको कैप्चर करना पड़ेगा। तो वैल्यू कैप्चर में हम बात करेंगे कि ये जो वैल्यू हम डिलीवर कर रहे हैं इससे हम पैसा कैसे कमाएं। तो पैसा कमाने के लिए हम रेस्टोरेंट से कमीशन लेंगे, हम अपने कस्टमर से इनको कोई मेंबरशिप सेल कर सकते हैं, जैसे आपका जोमेटो गोल्ड है तो इनको कोई सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हैं। डिलीवरी पार्टनर को हम लोग यहां पर कमीशन पे करेंगे, उनसे कमीशन ले सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। आप एडवर्टाइजिंग करवा सकते हो जोमेटो के ऐप पे, यानी जो भी रेस्टोरेंट आपको ज्यादा पैसे देगा उनके रेस्टोरेंट आपको ऊपर दिखने लगेंगे, वहां पर ज्यादा ऑफर चलेंगे। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप वैल्यू जनरेट करोगे। ये 3 चीजें आपने डिसाइड कर ली। अगर एक कागज के ऊपर ये 3 चीजें आपने लिख ली है कि क्या वैल्यू डिलीवर करने वाले हो, क्या वैल्यू आप प्रपोज करने वाले हो, इसको डिलीवर कैसे करोगे, और तीसरी चीज इस वैल्यू के थ्रू आप पैसा कैसे कमाओगे ताकि लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सको। ये 3 चीजें अगर आपने एक कागज पर लिख ली, इसी कागज को हम लोग बोल देंगे बिजनेस मॉडल। तो यही हमारा बिजनेस मॉडल का सिंपल सा मीनिंग है कि ये आपका एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क है जो कि बताएगा बिजनेस के फंडे कि रेवेन्यू कैसे बनता है, ऑपरेशन कैसे होते हैं और कैसे कंपनी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करती है। यही कंसेप्ट आपका स्टडी मैट में गिवन है, क्विकली कवर करते हैं स्टडी मैट से। तो चैप्टर नंबर 2 है आपके क्राफ्टिंग ए बिजनेस मॉडल एंड लीन स्टार्टअप का। स्टडी मैट के अंदर भी टोटल 5 पार्ट्स के अंदर पूरे चैप्टर को डिवाइड करा है जो कि हमने टॉपिक्स वाले पार्ट में डिस्कस किए थे। पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग करना बिजनेस मॉडल की। बिजनेस मॉडल क्या है? ये एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क है और ये फंडामेंटल फ्रेमवर्क क्या बता रहा है? फंडामेंटल फ्रेमवर्क आपको ये बताएगा कि बिजनेस कैसे रन होने वाला है। तो यहां पर आपको बताना है कि कंपनी किस तरह से क्रिएट करेगी, डिलीवर करेगी और कैप्चर करेगी वैल्यू। क्रिएट मतलब क्या क्या वैल्यू आप ऑफर करोगे, डिलीवर मतलब डिलीवरी के लिए आपके पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहेगा, और कैप्चर मतलब कैसे आप प्रॉफिट कमाओगे, इस वैल्यू को आप किस तरह से रेवेन्यूज में कन्वर्ट करोगे, ये आपको एक्सप्लेन करना होता है। यहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस, रेवेन्यू जनरेशन और सस्टेनेबिलिटी माइंडसेट को करते हैं डिफाइन। तो यहां पर ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आपने मिक्स कर दिया यहां पर तो आपको मिल जाएगा बिजनेस मॉडल। एंड यहां पर जो आपने बिजनेस मॉडल कंस्ट्रक्ट करा है, मॉडिफिकेशन करा है, इसी को हम लोग बिजनेस मॉडल इनोवेशन भी बोलते हैं। जब भी आप बिजनेस मॉडल में चेंजेस करते, कोई नई चीजें ऐड करते, मतलब आपने बिजनेस मॉडल में इनोवेशंस करे हैं। तो ये हमारा पहला सा सिंपल सा कंसेप्ट था बिजनेस मॉडल का। अब हमें ये सीखने कि कौन कौन से टाइप के बिजनेस मॉडल होते हैं हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में एंड हमारे मॉडर्न बिजनेस के अंदर।
चलते समझते डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स को। तो यहां पर हमारे ओवरव्यू है बिजनेस मॉडल्स के। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से टाइप के बिजनेस मॉडल होते हैं। टोटल हमारे पास 4 तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं। पहला है आपका B2B बिजनेस मॉडल, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस के अंदर एक बिजनेस दूसरी बिजनेस को गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइड करेगा। यहां पर कोई भी डायरेक्ट कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं रहेगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये टाटा स्टील्स की फैक्ट्री है। अब टाटा स्टील्स की फैक्ट्री क्या बनाएगी? टाटा स्टील्स की फैक्ट्री बनाएगी स्टील, और ये स्टील हम लोग सेल कर रहे हैं इंफोसिस कंपनी को, क्योंकि इंफोसिस कंपनी को अपनी खुद की बिल्डिंग बनवानी है। तो टाटा स्टील्स ने यहां पर स्टील बनाया और स्टील से यहां पर इंफोसिस कंपनी की बिल्डिंग बनी है। तो टाटा स्टील एक बिजनेस है जिन्होंने इंफोसिस कंपनी को यहां पर सप्लाई करी है स्टील की, जो भी एक बिजनेस है। तो जब भी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को गुड्स या फिर सर्विस डिलीवर करता है, इस तरह के बिजनेस मॉडल को बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। एंड सिमिलरली मान लीजिए ये जो आपकी आईटी कंपनी है, जो कि आपकी इंफोसिस कंपनी है। इंफोसिस कंपनी का सर काम क्या है? इंफोसिस कंपनी आपकी आईटी कंसल्टिंग कंपनी, जो कि आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे आपका वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप इंटीग्रेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया, आपके फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। तो इस तरह की सर्विस आपकी आईटी कंपनी देती है। तो मान लीजिए आपकी इंफोसिस कंपनी ने हमारी फिजिक्स वाला कंपनी को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करी। आईटी सर्विसेज के अंदर ये फिजिक्स वाला के ऐप को मेंटेन कर रहे हैं, यहां पर लेक्चर को स्मूथली रन करवा रहे हैं। तो यहां पर अगर इंफोसिस ने फिजिक्स वालों को सर्विस दी है, तो ये भी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन है। आपका यहां पर इंफोसिस बिजनेस में फिजिक्स वाला बिजनेस के अंदर है। तो जब बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस देता है, इसको बोलते हैं बी टू बी बिजनेस मॉडल या फिर आपका बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहां पर बहुत बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। तो जब इंफोसिस अपनी बिल्डिंग बनवाएगा, तो ये टाटा स्टील को बहुत बड़ा ऑर्डर बल्क के अंदर प्लेस करेगा। यहां पर लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब इंफोसिस का और फिजिक्स वाला का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कम से कम 3 साल, 5 साल या 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इंफोसिस को फिजिक्स वाला के ऐप को मेंटेन करना है। और यहां पर सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं एंड गुड्स प्रोवाइडर्स भी होते हैं। तो ये आपका बिजनेस टू बिजनेस मॉडल था। देन नेक्स्ट मॉडल आता है बिजनेस टू कंज्यूमर। अब जब भी कोई बिजनेस आपके एंड कंज्यूमर को गुड्स या सर्विस सप्लाई करेगा, इसको बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल कोई रिटेल स्टोर है। अब रिटेल स्टोर के अंदर आप जाते हो, अपने काम के आइटम खरीदते हो। जनरल स्टोर से आप अपने काम के आइटम खरीदते हो। तो यहां पर जनरल स्टोर एक बिजनेस है जिसने डायरेक्ट कंज्यूमर को यहां पर गुड्स और सर्विस सप्लाई करी है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर बिजनेस कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा है, बट यहां पर जनरली एक इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होता है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर में एक इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है। ये इंटरमीडियरी कौन है? ये इंटरमीडियरी आपके स्टोर का मालिक है। ये स्टोर का मालिक सामान खरीदकर लाया होगा होलसेलर से या फिर फैक्ट्री से। फैक्ट्री से सामान लाकर आपको यहां पर सेल कर रहा है। तो ये जो स्टोर का मालिक है, ये एक इंटरमीडियरी है। आपका जो मेन सामान आ रहा है वो फैक्ट्री से आ रहा है या फिर होलसेलर से आ रहा है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के अंदर जनरली इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलरली मान लीजिए आपने अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करा, कोई ऑनलाइन मार्केट प्लेस से सामान ऑर्डर करा। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर जो सामान होता है, ये कोई और सप्लायर सप्लाई करता है। इसमें आपका अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट मिडल मैन है, जो कि कमीशन चार्ज करता है, एंड आप यहां पर फाइनल कंज्यूमर हो। तो बिजनेस से जब कंज्यूमर को गुड्स या फिर सर्विस मिलते हैं और बीच में कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल यानी B2C मॉडल। यहां पर बहुत बड़ी मार्केटिंग करी जाती है, क्योंकि कंज्यूमर्स को आपको अवेयर करना है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। आपको यहां पर ब्रांडिंग करनी होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी ब्रांडिंग होगी उतनी ज्यादा आपकी सेल्स होगी। कस्टमर जाके आपके प्रोडक्ट को मांगेगा, आपकी ब्रांड को रिकॉल करेगा। और कस्टमर एक्सपीरियंस यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो नेक्स्ट टाइम रिपीट परचेस आपसे नहीं करेंगे। तो ये होता है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर। देन हमारा नेक्स्ट बिजनेस मॉडल आता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर के अंदर जहां पर गुड्स बन रहा है वो डायरेक्टली डिलीवर होता है कंज्यूमर को, यहां पर कोई मिडलमैन नहीं है। तो B2C के अंदर क्या था? B2C के अंदर एक मिडलमैन था, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, आपके जनरल स्टोर के मालिक है, ये लोग मिडलमैन थे। लेकिन डायरेक्ट टू कंज्यूमर में कोई भी मिडलमैन नहीं है। जो व्यक्ति गुड्स बना रहा है यही आपको डायरेक्टली कंज्यूमर को डिलीवर कर रहा है। हो सकता है कंज्यूमर के घर पे जाके डिलीवर करो या फिर कंज्यूमर को आपके स्टोर में डिलीवर करो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप एक वेकफिट कंपनी का एग्जाम्पल ले सकते हो। वेकफिट एक कंपनी है जिनका रिसेंटली आईपीओ भी आया है। ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस के अंदर है। यहां पर आप वेकफिट की ऐप से अपने मैट्रेस यानी आपके जो गद्दे हैं इनको ऑर्डर कर सकते हो और ये डायरेक्टली फैक्ट्री से आपके घर पे डिलीवर करेंगे। यहां पर कोई भी मिडलमैन नहीं होता है। सिमिलरली आपका लेंसकार्ट है, जैसे मेरे पास यहां पर एक लेंसकार्ट का चश्मा पड़ा है, तो लेंसकार्ट जो है वो भी आपको डायरेक्टली फैक्ट्री से डिलीवर करता है आपके घर पे। कोई भी मिडलमैन
मिडलमैन नहीं है, आप लेंसकार्ट की ऐप पर जाओ, ऑर्डर प्लेस करो, फैक्ट्री से चश्मा आपके घर तक आता है। तो यहां पर इस तरह से आपका डायरेक्ट टू कंज्यूमर काम करता है, यहां पर कोई भी बीच में मिडलमैन नहीं रहता है। देन आते हैं हमारे कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म के अंदर मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर हूं, आप भी एक कंज्यूमर है, मेरे पास कोई एसेट अवेलेबल है जिसका मैं 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं इस एसेट को आपके साथ शेयर कर दूंगा। और शेयर करने के लिए यहां पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे आपका एयरबीएनबी है। तो एयरबीएनबी में क्या होता है कि किसी के पास एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल है और इसको ये रेंट पर देना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी पर लिस्ट कर दो। किसी को भी प्रॉपर्टी रेंट पर चाहिए होगी शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो एयरबीएनबी से कांटेक्ट करेगा एंड आपकी प्रॉपर्टी को एज ए होटल या फिर एज ए रेंटल यहां पर ले सकता है एंड यूज कर सकता है। तो यहां पर कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ डील करने वाला है, बीच में एक इंटरमीडिएट होगा, जैसे आपका एयरबीएनबी है, जैसे आपका ओएलएक्स था। ओएलएक्स के अंदर आप सेकंड हैंड गुड्स को बाय सेल कर सकते हैं, तो एक कंज्यूमर अपने गुड्स को दूसरे कंज्यूमर को सेल करता है। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस के अंदर पीयर टू पीयर रीसेल होती है। अगर मेरे पास ये चश्मा है, मुझे ये ओएलएक्स पे सेल करना है, तो मैं ओएलएक्स पर अपलोड कर दूंगा, आपको बाय करना है तो आप वहां से बाय कर लोगे। तो हमारे और आपके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये आपका C2C ट्रांजेक्शन है, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहां पर यूज गुड का मेन ज्यादा मार्केट रहता है और यहां पर मार्केट प्लेस इंटरमीडिएट्स का काम करते हैं। जैसे आपका OLX का ऐप है, तो OLX के ऐप पे जा सकते हो, जैसे eBay का ऐप है, eBay के ऐप पर भी आप यहां पर यूज गुड्स सेल कर सकते हो। तो ये हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है। टोटल 4 टाइप के बिजनेस मॉडल्स होते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है। कवर करते हैं हमारे स्टडी मैट से, तो क्विकली कवर कर लेते हैं। देखो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो कंसेप्ट्स के ऊपर आएंगे। आपको यहां पर कोई भी चीज वर्ड टू वर्ड याद नहीं करनी है, केवल कंसेप्ट समझने। कंसेप्ट अगर आप समझ गए, की पॉइंट्स यहां पर समझ गए, एग्जाम में सभी एमसीक्यू आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, पहला बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस के अंदर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को गुड सर्विस सप्लाई करेगा। तो यहां पर बिजनेस सेलिंग प्रोडक्ट टू अदर बिजनेसेस, जैसे टाटा स्टील ने रॉ मटेरियल सप्लाई किया है आपके स्टील मैन्युफैक्चरर को। टाटा स्टील ने स्टील बनाया, स्टील सप्लाई किया किसी और सप्लायर को जिसने स्टील से आपकी चेयर्स बनाई, टेबल बनाई, डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट बनाए। तो ये आपका बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है। देन आता है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर। यहां पर बिजनेस कंज्यूमर को सप्लाई करता है, तो यहां पर डायरेक्टली सेलिंग होगी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को, जैसे आपके रिटेल स्टोर से और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है, जहां पर एक बिजनेस आपके डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करता है, लेकिन बीच में इंटरमीडिएरीज होते हैं। तो रिटेल स्टोर्स में आपके जो रिटेल स्टोर्स वाले भैया है वो आपके इंटरमीडिएरी है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस में अमेजन, फ्लिपकार्ट आपके इंटरमीडिएरी जो कि बीच में कमीशन कट करते हैं। देन आते हैं आपके पास डायरेक्ट टू कंज्यूमर। यहां पर बिजनेस डायरेक्टली सेल करते एंड कंज्यूमर को, बाईपासिंग ट्रेडिशनल रिटेल चैनल। यहां पर हम ट्रेडिशनल चैनल को बाईपास कर देते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान आपके कंज्यूमर को दिया जाता है, कोई भी इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे आपकी वेकफिट है जो कि अपने मैट्रेस सेल करती है, बोर्ड भी डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है कंज्यूमर को। तो बोर्ड जो है वो अमेजन पर भी सेल करता है और वेबसाइट पर भी सेल करता है। तो अगर आप बोर्ड की वेबसाइट से प्रोडक्ट्स को बाय करोगे तो ये आपका D2C बिजनेस है, और अगर आप बोट के सामान को अमेजन से बाय करोगे तो ये B2C होगा, क्योंकि बीच में आपका अमेजन आ चुका है एज ए इंटरमीडिएरी। देन आते हैं आपके C2C प्लेटफॉर्म। यहां पर आपके इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होता है एंड यहां पर एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करता है एंड जनरली यहां पर आपके इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपके C2C प्लेटफॉर्म है OLX या फिर क्विकर, जहां पर 2 कंज्यूमर मिलकर अपने गुड्स को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 टोटल बिजनेस मॉडल थे। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर कंसेप्ट्स आपके क्लियर है, इजीली आप सभी क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। सेशन के एंड में बहुत सारे क्वेश्चन की हम भी करेंगे प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स हैं कि मॉडर्न जमाने के अंदर कौन कौन से बिजनेस मॉडल काम करते हैं। चलते समझते हमारे मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स को। तो मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स में हमारे पास टोटल 6 मॉडल्स बन चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल्स है एंड सभी मॉडल्स को आप रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे। पहला है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में आपसे हम लोग रिकरिंग पेमेंट लेते हैं और इस रिकरिंग पेमेंट के बेसिस पर सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपने पेमेंट बंद कर दिया तो हम आपकी सर्विस भी बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका नेटफ्लिक्स है जो कि आपको स्ट्रीमिंग सर्विस देता है, तो मंथली बेसिस पर आपको यहां पर पेमेंट करना होता है। अगर आपने पेमेंट बंद कर दिया तो आपकी सर्विस बंद कर दी जाएगी। ये होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस
मॉडल, जहां पर रिकरिंग पेमेंट या फिर रेगुलर पेमेंट के बेसिस पर सर्विसेज देते हैं। सिमिलरली आपका कोई सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, आपने कोई सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लिया, सब्सक्रिप्शन 1 साल का है, 1 साल बाद आपको वापस से इसका पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट नहीं करोगे तो बंद हो जाएगा। जैसे आपका GTA 5 है, GTA 5 का आपको यहां पर रेगुलर पेमेंट करना पड़ता है अगर आप ऑनलाइन वर्जन यूज कर रहे हो। अगर आपने GTA 5 का ऑनलाइन पेमेंट नहीं करा, आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया, तो आप GTA 5 नहीं खेल पाओगे ऑनलाइन बेसिस पर। तो ये हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल होते हैं। देन आता है हमारा फ्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम मॉडल में क्या होता है, यहां पर आप अपने कंज्यूमर को अपनी जो बेसिक सर्विस है ये फ्री में प्रोवाइड करते हो, और बेसिक सर्विस के साथ अगर इन्हें कोई एडिशनल फीचर चाहिए तो इन्हें यहां पर प्रीमियम देना पड़ेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके YouTube का। YouTube पर सभी कंटेंट फ्री है, लेकिन कंटेंट पर आपको ऐड देखने पड़ते हैं। तो आपके बेसिक फीचर तो सभी फ्री है, आप सभी सभी वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते कि आपको एड्स नहीं देखने YouTube के ऊपर, तो आपके पास YouTube का प्रीमियम वर्जन अवेलेबल है। तो YouTube प्रीमियम के अंदर अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो महीने का, तो आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे, जहां पर आप स्पीड को 4x पे देख सकते हो, 5x पर देख सकते हो। तो ये होता है आपका प्रीमियम मॉडल, जहां पर बेसिक सर्विस फ्री में दी जाती है, बट अगर आपको एडिशनल फीचर चाहिए तो आपसे प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। जितने भी आपके म्यूजिक वाले ऐप है, जैसे आपका स्पॉटिफाई है, जियो सावन है, ये सभी इसी मॉडल पर काम करते हैं। यहां पर आप गाने सुन सकते हो, लेकिन अगर आपको विदाउट एड्स गाने सुनने, तो आपको यहां पर प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो हम लोग फ्री बेसिस के यहां पर फ्री सर्विसेज फीचर ऑफर करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने के बाद किसी को अगर एडवांस फीचर्स चाहिए, एडवांस सर्विसेज चाहिए, तो उन्हें यहां पर पेमेंट करना पड़ेगा। ये होता है फ्रीमियम मॉडल। देन आता है हमारा मार्केट प्लेस मॉडल या फिर एग्रीगेटर मॉडल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका जोमैटो और स्विगी। मार्केट प्लेस के अंदर आप एक मार्केट प्लेस क्रिएट करते हो, जहां पर मल्टीपल वेंडर्स होते हैं और मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं। जोमैटो स्विगी के केस में वेंडर्स कौन है, वेंडर्स है आपके यहां पर रेस्टोरेंट्स। तो स्विगी और जोमैटो एक मार्केट प्लेस है, जहां पर बहुत सारे वेंडर्स यानी बहुत सारे रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड है, और यहां पर बहुत सारे कंज्यूमर्स भी हैं, कस्टमर्स भी है। तो कस्टमर्स आते हैं, अपने पसंदीदा वेंडर से अपना सामान बुक कर सकते हैं, परचेस करते हैं और पेमेंट करते हैं, और इनका सामान डिलीवर कर दिया जाता है। तो मार्केट प्लेस मॉडल को हम लोग एग्रीगेटर मॉडल भी बोलते हैं। यहां पर जो मार्केट प्लेस है, ये आपकी इन्वेंट्री को ओन नहीं करते, ये केवल और केवल आपके रेस्टोरेंट को मिलवा रहे हैं इनके कस्टमर से, यानी सप्लायर्स और बायर्स को यहां पर मार्केट प्लेस के थ्रू मिलवाया जा रहा है। दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है एंड दोनों अपनी वैल्यू डिलीवर करते हैं। तो यहां पर सेलर और बायर को कनेक्ट किया जाएगा सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये होता है आपका सिंपल सा मार्केट प्लेस मॉडल। देन आता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर हमने अभी वेकफिट और लेंसकार्ट के एग्जांपल से सीखा था। डायरेक्ट टू कंज्यूमर के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है, ये डायरेक्टली डिलीवर करेगा कंज्यूमर को, बीच में कोई भी इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो यहां पर ब्रांड अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करता है और डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर करता है। एंड जब आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कस्टमर के पास, कस्टमर के साथ, तो आपका कस्टमर से एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। आपके पास कस्टमर की डिटेल्स है कि कस्टमर का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कहां पर कस्टमर रहता है। आप डायरेक्टली कस्टमर से फीडबैक भी ले सकते हो। तो यहां पर D2C बिजनेस के अंदर कस्टमर रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देन आते हैं ई कॉमर्स मॉडल। अब ई कॉमर्स मॉडल में कौन आएंगे, ई कॉमर्स मॉडल के अंदर एक सिंगल वेंडर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मल्टीपल कंज्यूमर्स को सप्लाई करता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके जियो मार्ट का। अब जो आपने जियो मार्ट का ऐप देखा होगा, जियो मार्ट के ऐप पर बहुत सारा सामान मिलता है। ये सारा सामान आपका जियो मार्ट ओन करता है, ये सभी जियो मार्ट की इन्वेंट्री है। जियो मार्ट पर आपको मल्टीपल ब्रांड्स का सामान मिलता है, लेकिन ये सभी ब्रांड्स के सामान को जियो मार्ट ने परचेस कर रखा है, ये इनकी इन्वेंट्री का पार्ट है। तो एक सिंगल वेंडर है, सिंगल वेंडर का नाम है जियो मार्ट, और जियो मार्ट अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको गुड्स और सर्विस डिलीवर करेगा। तो यहां पर एक सिंगल वेंडर मल्टीपल कस्टमर्स को सर्विस डिलीवर करता है। तो ये होता है हमारा सिंपल सा ई कॉमर्स मॉडल। कभी भी आप जियो मार्ट से सामान ऑर्डर करोगे, तो जो आपको बिल मिलेगा वो आपको जियो मार्ट की तरफ से मिलेगा, कोई इंडिविजुअल ब्रांड की तरफ से या फिर आपके कोई वेंडर की तरफ से नहीं मिलेगा। जियो मार्ट सभी को सप्लाई करता है। अब आपका एक एमसीक्यू बनता है कि सर ई कॉमर्स मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल के बीच में डिफरेंस क्या है। मार्केट प्लेस के अंदर तो मल्टीपल वेंडर्स और मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं, ई कॉमर्स के अंदर एक सिंगल वेंडर होता है और मल्टीपल कस्टमर्स को सप्लाई करी जाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
देन आता है शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल। अब शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल के अंदर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास कोई एसेट है जो कि अंडर यूटिलाइज है, अंडर यूटिलाइज एसेट को आप 100% यूटिलाइज करवाना चाहते हो, उससे पैसा कमाना चाहते हो, तो आप अपनी एसेट को लिस्ट करवा देते हो इन शेयरिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये शेयरिंग प्लेटफॉर्म दूसरे कस्टमर्स को ढूंढते हैं और आपकी एसेट को शेयर करवा के आपको रेवेन्यू दिलवाते हैं। तो शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल का बहुत अच्छा एग्जांपल है ज़ूम कार। अगर आपने कभी ज़ूम कार का नाम सुना है तो ज़ूम कार के अंदर अगर आपके पास कोई कार है जो कि यूज में नहीं आती, तो आप इस कार को रजिस्टर करवा दो ज़ूम कार के ऊपर। अब किसी व्यक्ति को अगर रेंटल बेसिस के ऊपर कार चाहिए होगी बिना ड्राइवर के, तो वो आपकी कार को ज़ूम कार के प्लेटफॉर्म से बुक कर सकता है एंड आपकी कार को रेंट पर लेकर जा सकता है एंड इसका आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो यहां पर शेयरिंग इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है, एसेट को शेयर किया जाता है। तो यहां पर आपका आता है कार का धंधा। यहां पर आपका जो होटल्स का बिजनेस है, जैसे आपके ओयो का बिजनेस है, ओयो का बिजनेस क्या था कि बहुत सारे होटल्स थे लेकिन उनको 100% ऑक्यूपेंसी नहीं मिलती थी, बहुत सारा टाइम उनकी ऑक्यूपेंसी खाली रहती थी। तो इन्होंने अपने होटल ओयो को रेंट पर दे दिए कि आप हमारे होटल को मैनेज करिए। अब ओयो ने यहां पर कस्टमर्स को लाया और कस्टमर्स को आपके होटल में भेजा। तो आपकी जो एसेट थी, जो कि आपका होटल था, ये आपने शेयर किया ओयो के साथ, ओयो ने इसको शेयर किया आपके कस्टमर्स के साथ। तो ये शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल के अंदर आप अपने रिसोर्सेज शेयर करते हो अगर रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज है। अगर फुली यूटिलाइज है फिर तो आप शेयरिंग इकोनॉमी में जाओगे नहीं, आप अपना बिजनेस रन करोगे। अगर अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज है तो आप शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल में जाते हो। तो यहां पर पीयर टू पीयर आप अपने गुड्स और सर्विस को डील कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो, रेंट पर दे सकते हो। एंड यहां पर गिग वर्क भी करते हो। गिग वर्क मतलब क्या होता है? गिग वर्क मतलब फ्रीलांसिंग वर्क, जहां पर आप एडिशनल इनकम कमा सको। तो जैसे आपके पास कार पड़ी हुई है, कार के ऊपर आपको एडिशनल इनकम कमानी, तो आपने ज़ूम कार के ऊपर इसको रजिस्टर कर दिया। अब जब भी कोई बुक करेगा आपको अपनी कार उनको देनी है एंड वो आपको यहां पर रेंटल बेसिस पर अमाउंट देंगे। तो ये हमारे मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स हैं। चलते समझते हमारे स्टडी मैथ से। तो स्टडी मैथ के अंदर सबसे पहला सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जहां पर आपको रेगुलरली पेमेंट करना पड़ता है ताकि आपको गुड्स या फिर सर्विस का एक्सेस मिल सके। और इस मॉडल के अंदर आपका नेटफ्लिक्स और अडोबी सॉफ्टवेयर आता है। अडोबी सॉफ्टवेयर का अगर आपको प्रीमियम वर्जन चाहिए तो आपको एनुअल बेसिस पर पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट बंद कर दिया तो प्रीमियम सर्विस आपकी बंद कर दी जाएगी। देन नेक्स्ट है आपका फ्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम मॉडल के अंदर जो बेसिक फीचर्स है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और जो प्रीमियम फीचर्स है इनके लेंगे पैसे। एग्जांपल के लिए आपका स्पॉटिफाई है। देन आता है आपका मार्केट प्लेस मॉडल, यहां पर आप बायर और सेलर को साथ में लाकर कनेक्ट करते हो सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहां पर मल्टीपल बायर्स होंगे और मल्टीपल सेलर्स होंगे। देन यहां पर आपका मैन्युफैक्चरर मॉडल है, जो कि आपके डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल का ही पार्ट है। मैन्युफैक्चरर मॉडल में जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद डायरेक्ट टू कंज्यूमर के अंदर आप डायरेक्टली डिलीवर करते हो कंज्यूमर को। यहां पर किसी भी तरह का इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो यहां पर ब्रांड डायरेक्टली सेल करेगा कंज्यूमर को और कोई भी इंटरमीडियरी या फिर रिटेलर इन्वॉल्व नहीं रहेगा। देन यहां पर आपके लेंसकार्ट है, बोट है, आपका तनिष्क है। ई कॉमर्स मॉडल के अंदर एक सिंगल वेंडर मल्टीपल कस्टमर्स को सप्लाई करेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो सिंगल बिजनेस यहां पर सेल करेगा प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑनलाइन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर बनता है आपका एमसीक्यू। अगर आपको मार्केट प्लेस और ई कॉमर्स को डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो यहां पर आपको बोलना है कि ई कॉमर्स में सिंगल बिजनेस आपके डायरेक्टली कंज्यूमर को सप्लाई करता है, लेकिन मार्केट प्लेस के अंदर आप मल्टीपल सेलर्स को वेरियस बायर के साथ कनेक्ट करवाते हो। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डायरेक्टली ट्रांजैक्शन हैंडल करता है। मार्केट प्लेस के अंदर इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं, जो कि सेलर्स है, आपके सेलर्स के बीच में आपका प्लेटफॉर्म इंटरमीडियरी है। तो यहां पर इंटरमीडियरी के साथ ट्रांजैक्शन हैंडल करी जाती है। तो आपका मीशो और फ्लिपकार्ट यहां पर एग्जांपल बनता है। तो मीशो और फ्लिपकार्ट किसका एग्जांपल है? फ्लिपकार्ट में तो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स सप्लाई करते हैं, तो फ्लिपकार्ट आपका मार्केट प्लेस का एग्जांपल है। अगर ई कॉमर्स का एग्जांपल चाहिए तो आपका जियो मार्ट होगा। अगर फ्लिपकार्ट के पास कुछ ऐसे गुड्स है जो कि फ्लिपकार्ट खुद ओन करता है, इन्होंने आपके सप्लायर से खरीद रखे, फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में रखे हुए, तो इस केस के अंदर फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स की तरह काम करेगा। तो सिंपल सी बात है, मार्केट प्लेस और ई कॉमर्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है। अगर जो आपका सेलर है वही आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ओनर है तो आप यहां पर ई कॉमर्स रन कर रहे हो। अगर सेलर डिफरेंट है, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, कस्टमर डिफरेंट है, तो आपका मार्केट प्लेस है जहां पर सेलर और कस्टमर कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल। यहां पर अगर कोई अंडर यूटिलाइज एसेट है तो आप यहां पर दूसरे कंज्यूमर के साथ शेयर कर सकते हो। तो यहां पर अगर कोई शेयर रिसोर्सेस है आपके पास जो कि आप शेयर करना चाहते हो किसी और इंडिविजुअल के साथ थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो जैसे आपकी एयरबीएनबी कंपनी है, तो ये सभी आपके इसी मॉडल पर काम करती है। अंडर यूटिलाइज एसेट्स को आपकी कम्युनिटी के साथ शेयर करना और सस्टेनेबल बेसिस पर ऑपरेट करना।
नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट है बूटस्ट्रैपिंग का। बूटस्ट्रैपिंग मतलब क्या होता है? बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि अगर आपका जो बिजनेस है, इस बिजनेस को आपने कोई एक्सटर्नल सोर्सेस से फाइनेंस नहीं करा है, आपने अपनी सेविंग से और बिजनेस के रेवेन्यू और ऑपरेशन से बिजनेस को अगर फंड कर रखा है, इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग बिजनेस। बहुत अच्छा एग्जांपल है जीरोधा का। जीरोधा ने किसी भी एक्सटर्नल इन्वेस्टर से पैसा नहीं उठाया है, 100% कंपनी आपके कामत ब्रदर्स की है, नितिन कामत और निखिल कामत की, और ये आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बूटस्ट्रैपिंग का। तो बूटस्ट्रैपिंग के अंदर आप यहां पर एंटरप्रेन्योर और जो स्टार्टअप्स होते हैं, पर्सनल रिसोर्सेज और जो रेवेन्यू उनका बिजनेस जनरेट कर रहा है, इन पर ही अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल फाइनेंस के ऊपर या एक्सटर्नल फंड पर रिलाई नहीं करते हैं। तो ये हमारे थे मॉडर्न बिजनेस मॉडल। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट क्रिएटिंग वैल्यू प्रपोजिशन का। यहां पर हमें समझना है कि वैल्यू प्रपोजिशन होता क्या है, कैसे इसको क्रिएट करते हैं एंड कौन कौन से चैलेंजेस यहां पर आते हैं। तो चलते हैं समझते हैं हमारे वैल्यू प्रपोजिशन के कंसेप्ट को। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन का। यहां पर हम सीखने वाले कि वैल्यू प्रपोजिशन क्या होती है एंड किस तरह से हम एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन के क्या क्या एसेंशियल फीचर होते हैं जिनको हम एक वैल्यू प्रपोजिशन में ऐड कर दें तो वो वैल्यू प्रपोजिशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यू प्रपोजिशन का कंसेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में बात करें, वैल्यू प्रपोजिशन एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट है या फिर टैगलाइन है जो कि दो बातें कस्टमर को बताएगी। सर कौन सी दो बातें? तो पहली बात जो आप कस्टमर को बताओगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये कस्टमर को क्या ऑफर कर रहा है, कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो वैल्यू प्रपोजिशन आपके कस्टमर को इंफॉर्म करेगा कि हम आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरी बात यह बताएगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कस्टमर की लाइफ किस तरह से इंप्रूव होगी। तो जो भी स्टेटमेंट ये दोनों बातें कस्टमर को इंफॉर्म कर रहा हो कि कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कस्टमर को क्या चीज ऑफर करी जा रही है और इस ऑफरिंग से कस्टमर की लाइफ किस तरह से इंप्रूव हो रही है, इस तरह के स्टेटमेंट को वैल्यू प्रपोजिशन बोला जाएगा। अगर आप इसको एक और एंगल से देखते हो तो ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया हुआ प्रॉमिस है कस्टमर को कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करोगे तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और आपकी लाइफ को कर देंगे इंप्रूव। तो वैल्यू प्रपोजिशन क्या चीज है? ये कस्टमर को किया हुआ प्रॉमिस है जो कि कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और कस्टमर की लाइफ को करेगा इंप्रूव। तो इसी वैल्यू प्रपोजिशन का एक और नाम आता है जिसको बोलते हैं यूएसपी। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यानी ये आपके प्रोडक्ट का वो यूनिक फीचर है जिसकी वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा एंड आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होना स्टार्ट होगा। समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारी प्यारी जोमेटो कंपनी का जो विजन है या फिर वैल्यू प्रपोजिशन है वो आपको उनकी वेबसाइट पर दिखेगा। आपने इनका वैल्यू प्रपोजिशन इतना सुना नहीं होगा क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर आप जोमेटो की वेबसाइट पर जाओगे तो जोमेटो का वैल्यू प्रपोजिशन आपको मिलेगा। जोमेटो का वैल्यू प्रपोजिशन बोलता है कि हमें बेटर फूड डिलीवर करना है मोर पीपल को। तो सिंपल सा 5 से 6 वर्ड का इनका वैल्यू प्रपोजिशन है, बेटर फूड फॉर मोर पीपल। अब इसका मीनिंग क्या है? बेटर फूड का मतलब है कि हम अच्छा खाना डिलीवर करना चाहते हैं, मोर पीपल का मतलब है कि हम बहुत सारे लोगों तक फूड को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। आपकी जहां इच्छा हो वहां पर आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। आप अपने घर पे फूड ऑर्डर कर सकते हो, अपने ऑफिस पे कर सकते हो, शॉप पे कर सकते हो, गोडाउन पे कर सकते हो, और अब आप अपने ट्रेन के साथ भी पीएनआर नंबर के बेसिस पर फूड ऑर्डर कर सकते हो। तो जोमेटो का जो मिशन है, जो वैल्यू प्रपोजिशन है, बहुत ही क्लियर है कि हमें बेटर फूड डिलीवर करना है मोर पीपल को, यानी फूड को एक्सेसिबल बनाना है ज्यादा लोगों तक। अब ये किस तरह से कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? तो जोमेटो ने बोला कि मोर पीपल तक हमें पहुंचना है, यानी फूड को एक्सेसिबल बनाना है। एक्सेसिबल बना रहे हैं हम अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपनी एप्लीकेशन के थ्रू। तो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करी जा रही कि कस्टमर को कहीं पर भी फूड चाहिए होगा वहां पर उसको फूड डिलीवर किया जाएगा। और कस्टमर की लाइफ कैसे इंप्रूव होगी? हम कस्टमर को केवल फूड डिलीवर नहीं कर रहे, बेटर फूड डिलीवर कर रहे। तो बेटर फूड देने से कस्टमर की लाइफ इंप्रूव हो रही है। और क्या प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी? फूड को आपने एक्सेसिबल बनाया यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो यह है आपके जोमेटो का सिंपल सा वैल्यू प्रपोजिशन। अब वैल्यू प्रपोजिशन तो सर हमें क्लियर है कि वैल्यू प्रपोजिशन कस्टमर को किया हुआ वादा है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। लेकिन सर
अगर हमें इस वैल्यू प्रपोजिशन को स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन बनाना है तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे? तो ये 3 पॉइंट इंश्योर कर लेना कि आपके वैल्यू प्रपोजिशन में अगर ये 3 फीचर प्रेजेंट है तो आपका वैल्यू प्रपोजिशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहला पॉइंट है कस्टमर रिलेवेंसी। आपका जो वैल्यू प्रपोजिशन है कस्टमर के लिए रिलेवेंट होना चाहिए। आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करो जो कस्टमर फेस करता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने मत लग जाओ जो कि कस्टमर को कभी हुई नहीं। अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो शार्क टैंक के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, जिनमें एक स्टार्टअप आया था जहां पर जो फाउंडर था उसने बोला कि हमने ग्लास के लिए मास्क बनाया ताकि कोई भी व्यक्ति ग्लास को झूठी ना करे और वो उसी सेम ग्लास को यूज करता रहे। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करें तो ये प्रॉब्लम ही रिलेवेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल भी कस्टमर के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो आप जो भी वैल्यू प्रपोजिशन बना रहे हो कस्टमर के लिए रिलेवेंट होना चाहिए, कस्टमर को उससे बेनिफिट होना चाहिए। जोमेटो ने जब फूड को एक्सेसिबल बनाया तो आपके जो भी कस्टमर्स हैं इनको बेनिफिट हो रहा है, इनको कन्वीनियंस मिल गया कि इनको घर से बाहर जाकर फूड ऑर्डर नहीं करना पड़ रहा है, घर बैठे बैठे इनको अच्छा खाना मिल रहा है। तो रिलेवेंट टू कस्टमर होना चाहिए। जोमेटो का बिल्कुल रिलेवेंट टू कस्टमर है। सेकंड आपका पॉइंट है कि यूनिकली डिफरेंट होना चाहिए। आप कोई ऐसी चीज मत दो जो कि मार्केट में सब लोग दे रहे हैं, आप कोई नई चीज लेकर आओ। तो जब जोमेटो आपके मार्केट में आया था उससे पहले कोई भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी का चलन नहीं था, तो आपके जोमेटो ने यूनिक चीज करी है, मार्केट के अंदर लोगों के घर तक खाना पहुंचाया है। तो यूनिकली डिफरेंट आपको चीज करनी है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका वैल्यू प्रपोजिशन क्लियर होना चाहिए। आपको अपने वैल्यू प्रपोजिशन में कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करने, बहुत ही सिंपल वर्ड यूज करने हैं। अगर आप जोमेटो का वैल्यू प्रपोजिशन देखोगे तो कोई भी इन्होंने यहां पर एक्स्ट्रा या फिर टेक्निकल जार्गन वर्ड यूज नहीं करा है। इन्होंने सिंपल से शब्द बोले कि बेटर फूड देना है मोर पीपल को। ये चाहते तो इसको और ज्यादा टेक्निकल बना सकते थे, लेकिन टेक्निकल बनाएंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, लोगों को कम्युनिकेट नहीं होगा। क्लियर कम्युनिकेशन का एक और एग्जांपल है आपका स्विगी। स्विगी का जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो है आपका डिलीशियसली फास्ट। यानी स्विगी क्या कर रहा है, स्विगी आपको डिलीशियस फूड दे रहा है और फास्ट दे रहा है, मतलब आपके घर पे लाकर दे रहा है। तो इस तरह से क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, ट्राई करिए जितना शॉर्ट आपका कम्युनिकेशन होगा उतना ज्यादा क्लियर रहेगा। जैसे जोमेटो का है मोर फूड फॉर बेटर फूड फॉर मोर पीपल एंड स्विगी का है डिलीशियसली फास्ट, यानी हम लोग अच्छा और टेस्टी खाना बहुत ही जल्दी आपके घर तक पहुंचाएंगे। तो ये तीनों फैक्टर आपने कंसीडर कर लिए, आपका वैल्यू प्रपोजिशन बन चुका है स्ट्रॉन्ग। कवर करते हैं स्टडी मैट से। तो सबसे पहले वैल्यू प्रपोजिशन क्या, ये कस्टमर को किया हुआ वादा है। वादा ये बताएगा कि कस्टमर को क्या चीज ऑफर कर रही है और ये कस्टमर के लिए बेटर क्यों है, मतलब कस्टमर के लिए ग्रेट क्यों है। तो ये 2 पॉइंट आपको अपने वैल्यू प्रपोजिशन में आंसर करने हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और कैसे आपकी लाइफ को बना रहा है बेटर। ये आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होगा क्योंकि इसी की वजह से कस्टमर आपके गुड्स या सर्विस को करेगा बाय। अब क्या क्या चीजें एक गुड वैल्यू प्रपोजिशन में होनी चाहिए, रिलेवेंसी होनी चाहिए कस्टमर के लिए, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कस्टमर को फेस होनी चाहिए, तो कस्टमर के लिए रिलेवेंट होना चाहिए, कस्टमर की नीड्स को और कस्टमर के पेन पॉइंट को समझ के आपको सॉल्यूशन ऑफर करना है। यूनिकली डिफरेंट होना चाहिए, आपको कंपटीशन से अलग होकर अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना है। एक्स्ट्रा फीचर आपको देने जो कि आपके कंपटीटर नहीं दे पा रहे, ताकि आपका प्रोडक्ट यूनिक बनेगा और कंपीटिटिव एडवांटेज डेवलप करेगा। और लास्ट पॉइंट है क्लियर कम्युनिकेशन। जो भी बोलो बिल्कुल क्लियर बोलो। जैसे स्विगी ने बोला डिलीशियसली फास्ट, मतलब अच्छा टेस्टी खाना देंगे आपको फास्ट बेसिस पर, तो आपको एकदम क्लियरली यूज करना, कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करने जिससे आपके जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाए कि आप यहां पर कहना क्या चाहते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपको एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन क्रिएट करना हो तो क्या क्या एलिमेंट कंसिडर करने पड़ेंगे, मतलब आपकी जर्नी क्या रहने वाली है। तो चलते समझते एलिमेंट्स को। तो जब भी आप अपना एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन क्रिएट करना चाहते हो तो आपको एक जर्नी फॉलो करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होगा, जो कि स्टार्ट होगा अपनी ऑडियंस को समझने से। सबसे पहले आप सर्वे करो, अपने कस्टमर से इंटरव्यू करो, उनकी प्रॉब्लम को समझो, उनके पेन पॉइंट को समझो। तो सबसे पहला काम है अपनी ऑडियंस को समझना। जब जोमेटो आपके फूड डिलीवरी मार्केट में आया था तो उन्होंने अपनी ऑडियंस को समझा कि हमें इंडिया का जो मिडिल क्लास है इनको केटर करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मार्केट है। तो इन्होंने मिडिल क्लास के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्ट करी। सबसे पहले आपकी कोई डिलीवरी नहीं हुआ करती थी, किसी भी तरह की प्लेटफॉर्म फीस नहीं हुआ करती थी, तो बिना डिलीवरी फीस के, प्लेटफॉर्म फीस के डिलीवरी करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जैसे लोगों ने इसको अडॉप्ट किया तो इन्होंने बहुत सारे चार्जेस ऐड कर दिए। तो सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को समझना है कि ऑडियंस कब आपके प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करेगी, जब आप फ्री में दोगे और उसके बाद आप प्रीमियम चार्ज करना स्टार्ट करो। सेकंड पॉइंट है कि आपको यूनिक बेनिफिट ढूंढना पड़ेगा। जोमेटो ने यूनिक बेनिफिट ढूंढा कि हम अपने
अपने कस्टमर को कन्वीनियंस देंगे। इससे पहले मार्केट में फूड अवेलेबल था, लेकिन फूड को कस्टमर के घर तक पहुंचाया है, ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट करी है, ऑफर दिए हैं। तो इस तरह से इन्होंने यूनिकली डिफरेंट या फिर यूनिक बेनिफिट स्टार्ट किया है। नेक्स्ट होता है क्लैरिटी का। आपका जो वैल्यू प्रपोजिशन है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे आपके स्विगी का वैल्यू प्रपोजिशन है कि हमें यहां पर डिलीशियसली फास्ट फूड को करना है डिलीवर। कोई टेक्निकल वर्ड यूज मत करना, ऐसे वर्ड यूज मत करना जो कि आम जनता नहीं समझ पाती। जैसे आपने बोला कि हमारा जो ऐप है ये एआई पर चलता है, तो आप इस तरह से बोल सकते हो अपने वैल्यू प्रपोजिशन को कि ऑटोमेटेड एआई ऐप फॉर डिलीवरिंग द फूड। तो इस तरह के वैल्यू प्रपोजिशन अच्छे नहीं रखते हैं। जो क्लैरिटी के साथ काम करे उन्हीं को आपको यूज करना है। तो जंबल वर्ड और कॉम्प्लेक्स जार्गन यूज नहीं करना है, इजी वर्ड्स आपको यूज करने, और जितना शॉर्ट रखोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट है टेंजेबल रिजल्ट भी हाईलाइट करो। आप केवल ये मत बताओ कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप ये भी बताओ कि कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा। जैसे स्विगी ने बोला डिलीशियसली फास्ट से मतलब डिलीशियस खाना देंगे और फास्ट बेसिस पर देंगे, तो आपका टाइम बचेगा और आपको टेस्टी खाना मिलेगा। तो हाईलाइट करो टेंजेबल रिजल्ट और टेस्ट करके रिफाइन करते रहो। जैसे आपने एक वैल्यू प्रपोजिशन बनाया, वैल्यू प्रपोजिशन मार्केट में इतना अच्छा नहीं चला, तो उसमें चेंज करते रहो, इसको चेंज करते रहो। आप भी जोमेटो का ऑब्जर्व करोगे, अभी के टाइम पर वैल्यू प्रपोजिशन चल रहा है कि बेटर फूड फॉर मोर पीपल, लेकिन ओवर द ईयर ये चेंज हो सकता है और ये सभी कंपनीज अपने वैल्यू प्रपोजिशन चेंज करती रहती है। तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन की अप्रोच है। अब यहां पर चैलेंजेस क्या आते हैं स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन को क्रिएट करने के, तो हर स्टेप के अंदर जो आपके स्टेप है वही आपके चैलेंज है। जैसे पहला स्टेप था आपका कि ऑडियंस को समझना है, तो मान लो आप ऑडियंस को समझ ही नहीं पाए, आप ऑडियंस तक रीच ही नहीं कर पाए और ऑडियंस की बात ही समझ नहीं पाए, तो आपने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई नहीं करा। आपके कस्टमर थे मिडिल क्लास, बट आपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से बात करी कि अगर हम आपके घर पे फूड डिलीवर करेंगे तो कितना पैसा देने को रेडी हो, तो वो बोलते कि हम आपको 100-200 रुपए की डिलीवरी फीस दे देंगे। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है ये तो मिडिल क्लास के लिए, तो आपको अपने रियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, रियल कस्टमर के साथ आपको डिस्कशन करना है, जिसके बेसिस पर वैल्यू प्रपोजिशन डेवलप होगा। तो रियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने गलत कस्टमर ढूंढ लिया तो आपका प्रोडक्ट गलत बनेगा और मार्केट में चल नहीं पाएगा। तो आपको उनके पेन पॉइंट समझने, नीड समझनी, डिजायर समझने की आपके कस्टमर को क्या चीज चाहिए। तो पहला पॉइंट था कि आपको यहां पर ऑडियंस को जानना है। तो हो सकता है कि ऑडियंस को जानने में आपने गलत कस्टमर को जान लिया, तो यही आपका पहला चैलेंज है। सेकंड पॉइंट था कि आपको यूनिक बेनिफिट जानने, आपने यूनिक बेनिफिट डेवलप करे लेकिन कंपटीटर ने उसको कॉपी कर लिए, तो यहां पर सेकंड आती है कि कंपटीटर आपके बेनिफिट को रेप्लिकेट कर देगा। तो आपको कंटीन्यूअस बेसिस पर नए नए फीचर ऐड करते रहने। जैसे जोमेटो है नए नए फीचर ऐड करता रहता है। जैसे जब भी आपके कोई आईपीएल मैच चलते तो आईपीएल के टाइम पर ऑफर चलते हैं, जोमेटो ने आपके रिव्यू के फीचर ऐड करें, मेन्यूज के फीचर ऐड करें, अपने मेन्यू के अंदर इमेजेस ऐड करी है। तो इस तरह से आपको नए नए फीचर ऐड करते रहने ताकि आप अपने कंपटीटर से आगे बने, ताकि कंपटीटर आपके फीचर को रेप्लिकेट भी कर दे लेकिन आप पहले उससे 2 कदम आगे हो जाओ। तो यहां पर सेकंड पॉइंट था यूनिक बेनिफिट, तो ये कंपटीटर कॉपी ना कर ले। नेक्स्ट था क्लैरिटी। तो आपका चैलेंज क्या हो सकता है कि आपने टेक्निकल वर्ड यूज कर लिए, तो चैलेंज होगा कि कम्युनिकेटिंग द मैसेज राइट। आपने यहां पर कोई अलग ही भाषा में अपना बना लिया कि ये हमारा वैल्यू प्रपोजिशन है, लोगों को ये भाषा आती नहीं, आपने अपना वैल्यू प्रपोजिशन बनाया संस्कृत के अंदर। अब लोगों को संस्कृत आती नहीं तो वो आपके वैल्यू प्रपोजिशन को समझ नहीं पाएंगे और ना ये समझ पाएंगे कि आप कंपनी क्या करती हो और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने आई हो। तो कम्युनिकेटिंग द मैसेज राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है मार्केट चेंजेस से अडेप्ट करना। आपके मार्केट हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज के दिन पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज से पहले जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो थी आपकी ब्लॉकचेन। तो इस तरह से आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करना है। मार्केट आपका चेंज होता रहेगा, मार्केट में चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन आपको चेंजेस को अडेप्ट करते हुए वैल्यू प्रपोजिशन को अपना बनाए रखना है। तो ये हमारे वैल्यू प्रपोजिशन को क्रिएट करने के स्टेप थे और यही हमारे चैलेंजेस भी बनने वाले हैं। कवर करते हैं स्टडी मैट से। तो एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, यहां पर पहले एक एमसीक्यू का पॉइंट है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का। ये यूनिक है मतलब कॉम्पिटिटर से हमें डिफरेंट करता है, सेलिंग है मतलब इसकी वजह से कस्टमर हमें बाय करेगा। तो ये डिफरेंशिएट करेगा हमें अपने कंपटीटर से और हमारे कस्टमर को यूनिक वैल्यू डिलीवर करेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, एमसीक्यू में काम में आएगा। अब यहां पर कैसे आपको एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन बनाना है, तो पहले अपनी ऑडियंस को समझो कि ऑडियंस कौन है। ऑडियंस को आपने समझ लिया, सेकंड स्टेप रहेगा कि यूनिक बेनिफिट ढूंढो जो कि आप डेवलप करोगे। यूनिक बेनिफिट के बाद आपको क्लैरिटी
क्लैरिटी के साथ वैल्यू प्रपोजिशन अपने सभी कस्टमर को डिलीवर करना है कि ये हमारा सिंपल सा वैल्यू प्रपोजिशन है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इससे आपकी लाइफ इस तरह से इंप्रूव होगी। हाईलाइट करो कि क्या बेनिफिट मिल रहे, जैसे आपके जोमेटो ने बोला बेटर फूड आपको डिलीवर करेंगे, तो बेटर फूड आपका यहां पर टेंजिबल बेनिफिट है। और लास्ट में इसको टेस्ट करते रहो, रिफाइन करते रहो। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? सबसे पहला कि जब कस्टमर को ढूंढने गए तो रियल कस्टमर नहीं मिले, किसी और कस्टमर को हमने कस्टमर समझ लिया और उसने गलत बातें बता दी, तो हमारा गलत वैल्यू प्रपोजिशन क्रिएट हुआ। तो आपका सबसे पहला करेक्ट काम है कि अपने एक्चुअल कस्टमर, रियल पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढना। सेकंड है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपको कॉपी कर लेगा, तो कॉपी करने से बचाने के लिए आपको कंटिन्यूअस बेसिस पर नए नए इंप्रूवमेंट लेकर आने। कॉपी से बचाने के लिए आप पेटेंट फाइल कर सकते हो, अगर आपने कोई यूनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करी तो पेटेंट के थ्रू आप अपने आप को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैसेज आपको सही तरह से कम्युनिकेट करना है, अवॉइड करने आपको कॉम्प्लेक्स डिटेल विद ऑडियंस। भले ही आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें यूज कर रहे हो, मशीन लर्निंग यूज कर रहे हो, एआई यूज कर रहे हो, लेकिन कस्टमर को एकदम सिंपल शब्दों में बताओ कि आपका प्रोडक्ट करता क्या है। लास्ट है मार्केट चेंजेस से अडेप्ट करना है, अगर मार्केट में रिलेवेंट रहना है तो मार्केट से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर कुछ रियल कंपनीज की वैल्यू प्रपोजिशन दे रखी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल काम की नहीं है, आपका मन करे तो एक बार रीड कर लेना। जैसे नायका बोलता है कि हम लोग वन ब्यूटी आर पैशन है, ओला बोलता है कि आपका एवरीडे ट्रेवल पार्टनर है, तो इनके वैल्यू प्रपोजिशन इनके काम को और बेनिफिट को बता रहे हैं। क्योरफिट जो आपका जिम है, ये आपका वन स्टॉप हेल्थ ऐप है। पॉलिसी बाजार आपको कंपेयर बाय और सेव करता है इंश्योरेंस के ऊपर। अर्बन कंपनी ट्रस्टेड प्रोफेशनल आपके घर पे भेजेगा। लेंसकार्ट क्या है? लेंसकार्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लेंसेज के लिए या फिर आई केयर के लिए। और बिग बास्केट आपका वन स्टॉप ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है। तो ये इन सभी के वैल्यू प्रपोजिशन है, ठीक है, एग्जाम के लिए काम के नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिल्डिंग एंड एनालाइजिंग बिजनेस मॉडल्स। हमने ये तो समझ लिया बिजनेस मॉडल्स होते क्या है, कौन कौन से टाइप के होते हैं, वैल्यू प्रपोजिशन कैसे ऐड करी जाती है बिजनेस मॉडल में। अब हमें ये सीखना है कि बिजनेस मॉडल प्रिपेयर कैसे करें। तो बिजनेस मॉडल प्रिपेयर करने में बिजनेस मॉडल कैनवास आपकी हेल्प करेगा। अब बिजनेस मॉडल कैनवास क्या है, तो इसको हमें समझना है कि बिजनेस मॉडल कैनवास क्या चीज है। ये एक तरह का फ्रेमवर्क होता है, इस फ्रेमवर्क के अंदर जो क्वेश्चन है इनको अगर आपने आंसर कर दिया तो आपका बिजनेस मॉडल बनकर रेडी हो जाएगा। चलते समझते बिजनेस मॉडल कैनवास को। तो बिजनेस मॉडल कैनवास के अंदर 9 ब्लॉक से मतलब 9 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा जोमेटो के बेसिस पर। इन 9 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है, आंसर कर लिया तो आपका बिजनेस मॉडल बिल्कुल रेडी है। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कस्टमर सेगमेंट। तो एज ए जोमेटो के फाउंडर आप मुझे यह बताओ कि आपका कस्टमर सेगमेंट कौन है। क्या वर्किंग प्रोफेशनल है, स्टूडेंट्स है, या फिर यहां पर गेमर्स है, या फिर फैमिली है? कौन आपके यहां पर कस्टमर सेगमेंट है? जोमेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिडिल क्लास लोग हैं यही इनके कस्टमर सेगमेंट है। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा जोमेटो को यूज करते हैं एंड मिडिल क्लास ही सबसे बड़ी पॉपुलेशन है आपकी कंट्री के अंदर। तो जो भी आपकी मास पॉपुलेशन है यही आपका कस्टमर सेगमेंट है इन केस ऑफ जोमेटो। तो स्टूडेंट भी आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा, वर्किंग प्रोफेशनल भी यूज करेंगे, जो फैमिलीज वाले हैं ये भी आपके प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह डिफाइन करना है कि आपका कस्टमर सेगमेंट कौन है। कस्टमर सेगमेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट आपको यह बताना है कि आपका चैनल्स क्या है। चैनल मतलब क्या होता है कि आप कस्टमर तक कैसे पहुंच रहे हो। हम लोग कस्टमर से पहुंच रहे हैं अपनी ऐप के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने स्टोर्स के थ्रू। तो आपको बताना है कि कस्टमर तक कैसे पहुंचोगे। जोमेटो के केस में जोमेटो कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है? जोमेटो कस्टमर तक पहुंच रहा है अपनी एप्लीकेशन से और अपनी वेबसाइट से। तो आपको अपने कस्टमर चैनल करने हैं डिफाइन। कस्टमर चैनल डिफाइन करने के बाद कस्टमर रिलेशनशिप डिफाइन करो कि कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप क्या रहेगा। रिलेशनशिप मतलब आप कस्टमर से फेस टू फेस मिलेंगे, फोन पर बात करेंगे, ऐप से इंटरेक्शन करेंगे, वेबसाइट से इंटरेक्शन करेंगे, कैसे आप कस्टमर से इंटरेक्ट करने वाले हो, तो ये आपको मेंटेन करना है। जोमेटो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, अपने चैटबॉट्स के थ्रू, अपनी कस्टमर सर्विस टीम के थ्रू। तो कस्टमर रिलेशनशिप आपको डिफाइन करना है। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू प्रपोजिशन। आपने ये बता दिया कि हमारा सेगमेंट कौन है, चैनल क्या है, हम लोग कस्टमर का रिलेशनशिप क्या बना रहे हैं, लेकिन कस्टमर को ऑफर क्या कर रहे हो? कस्टमर को हम कन्वीनियंस ऑफर कर रहे हैं कि कस्टमर घर बैठा बैठा फूड ऑर्डर कर सकता है। ये बताने के बाद आपका नेक्स्ट काम आता है की एक्टिविटीज, कि आपके बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज क्या है। जोमेटो के बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है? जोमेटो के अंदर एक्टिविटीज है ऐप को मेंटेन करना। तो बहुत बड़ी एक्टिविटी आपकी टेक्निकल टीम की जो कि ऐप को मेंटेन करती रहती है, अपडेट कर सकती है। आपकी बैकएंड की टीम है जो कि ऑर्डर लेती है और ऑर्डर लेने के बाद आपके रेस्टोरेंट तक पहुंचाती है। तो आपको अपनी की एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी, जैसे आपका प्रोडक्शन हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है,
फाइनेंस हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स हो सकती है। तो आपको बताना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में की एक्टिविटी क्या है। की एक्टिविटी के साथ बताइए कि की रिसोर्सेस क्या है, मतलब क्या चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिक है। जोमेटो के केस में इनकी की रिसोर्सेस क्या है, इनकी एप्लीकेशन, इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी की रिसोर्सेस है। इनका जो डिलीवरी पार्टनर का इतना बड़ा नेटवर्क है जो कि इनके ऑर्डर को फिलफिल करने में हेल्प करता है, ये इनका की रिसोर्सेस है। इनकी जो टेक टीम है ये इनकी की रिसोर्सेस है। तो आपको बताना है कि क्या आपकी कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसके बाद बताइए कि की पार्टनरशिप क्या क्या है, आपने किन किन लोगों के साथ पार्टनरशिप किया जो कि बिजनेस में आपकी हेल्प कर रहे हैं। हमने रेस्टोरेंट के साथ पार्टनरशिप करी है, डिलीवरी पार्टनर से पार्टनरशिप करी है, हमने मल्टीपल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करी है, को ब्रांडेड डील स्टार्ट करी है, बहुत सारे गेम हम अपनी ऐप पर खिलाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आपने करी है ये आपको यहां पर बतानी पड़ेगी। ये सब बातें होने के बाद अब बात करनी है आपको नंबर्स की। नंबर्स के अंदर पहले बात करो कि रेवेन्यू कहां से आएगा। तो जोमेटो को रेवेन्यू कहां से आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है प्लेटफॉर्म फीस की फॉर्म में। जोमेटो को रेवेन्यू आ रहा है एडवर्टीजमेंट से, जो रेस्टोरेंट से वो ऐड चलाते हैं जोमेटो की ऐप पे ताकि उनके रेस्टोरेंट ऊपर आ सके। तो हमें यहां पर एडवर्टीजमेंट से पैसा मिल रहा है, हमें यहां पर डिलीवरी फीस की फॉर्म में पैसा मिल रहा है, हम रेस्टोरेंट से यहां पर कमीशन चार्ज कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि पैसा कैसे आप कमाओगे। हम अपने सब्सक्राइबर्स को या फिर कस्टमर्स को सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं कि आप जोमेटो गोल्ड खरीद लो एंड आपकी डिलीवरी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको रेवेन्यू स्ट्रीम आइडेंटिफाई करनी है। रेवेन्यू स्ट्रीम आइडेंटिफाई करने के बाद कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है कि आपकी कॉस्ट कितनी बन रही है, आपकी टेक की कॉस्ट कितनी है, डिलीवरी पार्टनर की कॉस्ट कितनी है, रेस्टोरेंट की कॉस्ट कितनी है, क्या क्या कॉस्ट आपकी लग रही है, ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट कितनी है। तो यहां पर आपको बनाना है ऑपरेशन, मार्केटिंग, R&D जितने जितनी आपकी कॉस्ट लग रही है। अगर ये 9 ब्लॉक्स के अंदर आपने सारी की सारी डिटेल फिल कर दी तो आपका एक बिजनेस मॉडल बनकर रेडी है, जहां पर आपको क्लैरिटी कि कस्टमर कौन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के की रिसोर्सेज क्या है, एक्टिविटी क्या है, क्या क्या आपकी पार्टनरशिप है और कितना रेवेन्यू और कॉस्ट आपका रहने वाला है। तो यही हमारा 9 ब्लॉक्स का बिजनेस कैनवास रहने वाला है। कवर करते स्टडी मैट से। तो बिजनेस मॉडल कैनवास क्या, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो कि बिजनेस मॉडल डेवलप करने में हेल्प करेगा एंटरप्रेन्योर की। तो ये आपका डिजाइनिंग और रिफाइनिंग में हेल्प करेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बिजनेस मॉडल कैनवास है, जो बीएमसी है, ये पॉपुलराइज करा था अलेक्जेंडर ऑस्टरवेल्डर ने और याइव्स पिग्नर ने। अब सर इनको याद कैसे करेंगे, तो याद करने की एक वियर्ड टेक्निक मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहां पर अलेक्जेंडर का नाम ए से स्टार्ट होता है जो कि आपका फर्स्ट अल्फाबेट है, और जो दूसरे पर्सन है इनका वाई से स्टार्ट होता है जो कि ऑलमोस्ट आपका लास्ट अल्फाबेट है, लास्ट अल्फाबेट जेड होता है लेकिन यहां पर इनका नाम वाई से। तो इस तरह से आप इनका फर्स्ट नेम याद कर सकते हो। और सेकंड नेम जो इनका, ये एक तरह से एनिमल के नेम लग रहे हैं, जैसे आपका जो पिग्नर है यहां पर पिग एनिमल है, और जो ऑस्टरवेल्डर है ये एक तरह से ऑस्ट्रिच जैसा लग रहा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि ये दो जनों ने आपके बिजनेस मॉडल कैनवास को पॉपुलर किया था। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बिजनेस मॉडल कैनवास को पॉपुलर करा है। तो ये एक तरह का विजुअल फ्रेमवर्क है जो कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेस की हेल्प करता है आर्टिकुलेट करने में, एनालाइज करने में और बिजनेस मॉडल को समझने में। तो ये इस तरह का विजुअल कैनवास है जिसके अंदर जो हमने 9 सेगमेंट डिस्कस करे वही 9 सेगमेंट है। कस्टमर सेगमेंट कौन है, चैनल कौन है, कस्टमर से रिलेशनशिप क्या है, क्या वैल्यू प्रपोजिशन डिलीवर कर रहे हो, की रिसोर्सेज क्या है, की एक्टिविटी क्या है, क्या की पार्टनरशिप है, और आपके रेवेन्यूज क्या है और आपकी कॉस्ट क्या है। तो इन 9 सेगमेंट को आंसर कर दो, वैल्यू आपका यहां पर बन जाएगा बिजनेस मॉडल कैनवास। अब एक एक पॉइंट को यहां पर डिटेल में बताया कि कस्टमर सेगमेंट में अपने स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर को समझो, वैल्यू प्रपोजिशन में समझो कि क्या प्रोडक्ट और सर्विस आप ऑफर करोगे, चैनल में बताओ कि किस तरह से कस्टमर को रीच करोगे, कस्टमर रिलेशनशिप में किस तरह से कस्टमर से इंटरैक्ट करोगे, क्या पर्सनलाइज सर्विस होगी, सेल्फ सर्विस होगी या फिर ऑटोमेटेड बॉट बिठाओगे। रेवेन्यू स्ट्रीम में बताओ कि कहां से आपको पैसा मिलने वाला है। की रिसोर्सेज के अंदर बताओ कि क्या आपके पास इंपॉर्टेंट एसेट्स है जो कि कस्टमर की हेल्प करेगी आपकी वैल्यू प्रपोजिशन डेवलप करने में। की एक्टिविटीज क्या है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कस्टमर सपोर्ट ही है। की पार्टनरशिप बताओ कि किन किन के साथ आपने पार्टनरशिप करी है, सप्लायर के साथ करी है, वेंडर के साथ करी है, कस्टमर्स के साथ करी है। तो जो भी आपकी की पार्टनरशिप है ये आपको मेंशन करनी है। लास्ट पॉइंट है कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझो कि आपकी कॉस्ट कितनी है बिजनेस के अंदर हर फीचर में आती है। अब यहां पर आपने बिजनेस मॉडल कैनवास डेवलप कर दिया, किस तरह से आप इसको टेस्ट करोगे और वैलिडेट करोगे ये हमें यहां पर समझना है।
तो समझते हैं कि किस तरह से बिजनेस मॉडल कैनवास या बिजनेस मॉडल आपका बनता है। आपके स्टार्टअप का जन्म होता है आपके आइडिया से। आइडिया आने के बाद आप आइडिया के बाद अपने कस्टमर को समझते हो। आइडिया आपका आ चुका है कि हमें फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाना है, लेकिन पहले यह समझो कि क्या मार्केट के अंदर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। तो मार्केट में जाओ, कस्टमर से बात करो, कस्टमर का इंटरव्यू लो, कस्टमर की प्रॉब्लम समझो, उनके सॉल्यूशन समझो। तो कस्टमर के पेन पॉइंट आपको सबसे पहले समझने होंगे। कस्टमर के पेन पॉइंट समझ लिए, अब सेकंड स्टेप है बिल्ड करो और टेस्ट करो एमवीपी। एमवीपी क्या होगा? एमवीपी होगा मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, यानी एकदम बेसिक फीचर वाला प्रोडक्ट जो कि केवल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई आपको एडेड फीचर नहीं दे रहा है, लेकिन जो आपका काम है ये काम करके दे रहा है। तो सबसे पहले आपको एक एमवीपी बनाना है, मतलब मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। तो आपके जोमेटो के केस में हो सकता है आपने एक एप्लीकेशन बना लिया जहां पर कस्टमर ऑर्डर दे सकता है और ऑर्डर डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाएगा रेस्टोरेंट के द्वारा। अभी आपने डिलीवरी पार्टनर ऐड नहीं करे हैं। तो इस तरह से आप एक तरह से अपना एमवीपी के साथ स्टार्ट कर सकते हो एंड देन ओवर द ईयर इसके अंदर फीचर ऐड करते जाओ। देन यहां पर जो एमवीपी बनाया इसको मार्केट में लेकर जाओ। मार्केट में एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के साथ टेस्ट करो। तो जब भी आप एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर के साथ टेस्ट करते हो इसको बोलते हैं पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग में आप सैंपल बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को लेकर जाते हो, कस्टमर को डिलीवर करते हो, कस्टमर यूज करते, कस्टमर का फीडबैक लेते हो, तो इसको बोलते हैं पायलट टेस्ट। पायलट टेस्ट होने के बाद अब ये चेक करो कि आपने प्रोडक्ट तो सेल किया, अब प्रोडक्ट में पैसा बन भी रहा है या फिर नहीं बन रहा है, या फिर आप लॉस कर रहे हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में चेक करो कि कितना आपका रेवेन्यू है, कितनी आपकी कॉस्ट लग रही है, और अगर यहां पर आपका प्रॉफिट बन रहा है तो इस साल का प्रॉफिट कितना होगा, नेक्स्ट ईयर का कितना होगा, उसके नेक्स्ट ईयर का कितना होगा, क्या आपकी ग्रोथ होगी। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आपको करनी है। और लास्ट में पूरा की पूरी कहानी अपने जो भी मेंटर थे, अपने जो भी इन्वेस्टर थे, इनके साथ शेयर करो कि आपके जो भी मेंटर है, इन्वेस्टर है, इनको बताओ कि हमने इस तरह का प्रोडक्ट डेवलप करा है, मार्केट से ये रिस्पॉन्स आ रहा है, इतना प्रॉफिट बन रहा है, इतने हमारे प्रोजेक्शन होंगे। तो ये आपको यहां पर एडवाइस देंगे और इन्वेस्टर होगा तो आपको पैसे देगा। तो ये हमारा तरीका है आपके बिजनेस मॉडल को टेस्ट करने का। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही फ्लो में आपको समझना है। चलते कवर करते स्टडी मैथ से। सबसे पहले मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च के बाद आपको एमवीपी डेवलप करना है और टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए आप लेकर जाओगे इसको पायलट टेस्टिंग के अंदर, जहां पर आप एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर को डिलीवर करोगे, उनके फीडबैक लोगे। देन यहां पर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग करोगे कि आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम क्या, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या, कितनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है। और देन आपको फीडबैक लेना है। फीडबैक किसका लोगे? अपने मेंटर्स का, इन्वेस्टर का और फेलो बिजनेस ओनर का, कि हमने ये चीजें करी है, आप बताओ कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या चीज हम लोग सही कर रहे हैं। तो ये आपके बिजनेस मॉडल का तरीका था। अब बताओ कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती है। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होगी? आपने जो पूरा प्रोसेस करा है, इसी प्रोसेस के अंदर हर पॉइंट पर आप मिस्टेक कर सकते हो। तो एक एक करके मिस्टेक समझते हैं। पहली मिस्टेक थी कस्टमर, पहला काम था आपका कस्टमर को समझना, तो आपने कस्टमर को समझने में मिस्टेक करी। तो कॉमन मिस्टेक में आपका सबसे पहले नेग्लेक्टिंग रिसर्च आता है कि आपको अपना प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले कस्टमर से बात करनी थी, उनका इंटरव्यू लेना था, रिसर्च करनी थी, इस फील्ड के अंदर मार्केट को समझना था। तो आपने, हो सकता है कि आपने मार्केट को नेग्लेक्ट करा, रिसर्च को आपने नेग्लेक्ट करा। दूसरा पॉइंट हो सकता है इग्नोरिंग फीडबैक। मार्केट आपको बार बार फीडबैक दे रहा है कि आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, आपके कस्टमर प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, बट आप इसको इग्नोर करते हुए भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते जा रहे हो, फीचर ऐड करते जा रहे हो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका बिजनेस मॉडल फेल होने वाला है। नेक्स्ट है ओवरलुकिंग स्केलेबिलिटी। आपने स्केलेबिलिटी डेवलप नहीं करी। मान लो आपका फूड ऑर्डरिंग का बिजनेस है, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग का बिजनेस है, लेकिन जो आप ऑर्डर ले रहे हो ये आप फोन पर ले रहे हो, मतलब कस्टमर को फोन करना पड़ेगा जोमेटो को, और आप फोन के ऊपर ऑर्डर ले रहे हो। अगर आप फोन पर ऑर्डर ले रहे हो तो जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको हर कस्टमर फोन करता रहेगा, तो आपकी लाइंस बिजी आएगी, आप कस्टमर से ऑर्डर नहीं ले पाओगे। तो आपको स्केलेबिलिटी पर ध्यान रखना है कि आपको फोन पर ऑर्डर नहीं लेने, आपको ऐप पर ऑर्डर लेने हैं। तो इस तरह से स्केलेबिलिटी का ध्यान रखो कि जब एक्सपेंड करोगे तब किस तरह से आप सब कुछ मैनेज करोगे। देन पुअर फाइनेंस प्लान। आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया, कस्टमर को पसंद भी आया, लेकिन प्रोडक्ट बेचने पर आपको लॉस हो रहा है। आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, लेकिन मार्केट उसके केवल 70 रुपीज देने को रेडी है, तो 30 रुपीज का हर प्रोडक्ट पर लॉस हो रहा है। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल खराब है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मान लीजिए आपने क्विक कॉमर्स का धंधा स्टार्ट करा, क्विक कॉमर्स के धंधे में आपने जाते ही मार्केट में कोई रिसर्च नहीं करी, आपने जाते ही एक बहुत ही बड़ा गोडाउन ले लिया और उसके अंदर 50 करोड़ का स्टॉक भर दिया। अब यहां पर आपको ऑर्डर नहीं आ रहे। अब अगर ऑर्डर नहीं आ रहे तो आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, अब इस इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में इशू है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपको ऐसे सिस्टम डेवलप करने जिसमें आप कभी भी सिस्टम को बंद कर सको और कभी भी सिस्टम को डबल कर सको।
और लास्ट पॉइंट है मिस अलोकेटिंग रिसोर्सेस। आपको खर्चा करना था प्रोडक्ट के ऊपर और आप खर्चा कर रहे हो मार्केटिंग पर। आपका प्रोडक्ट डेवलप नहीं हुआ है बट आप उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, उसमें आप इन्फ्लुएंसर को बुला रहे हो, इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है, तो आपने यहां पर रिसोर्सेस को मिस अलोकेट करा। जो खर्चा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाना था वो आपने मार्केटिंग में उड़ाया है। तो ये हमारे कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं। तो नेग्लेक्टिंग करना मार्केट रिसर्च को, कस्टमर के फीडबैक को इग्नोर कर देना, स्केलेबिलिटी वाले पॉइंट को ध्यान में ना रखना, फाइनेंशियल प्लानिंग को इग्नोर करना ताकि आपका सस्टेनेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी को आपने इग्नोर करा है, आपकी कंपनी की एबिलिटी खत्म हो चुकी है कि अब मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अडेप्ट कर सको, और पुअर रिसोर्स एलोकेशन आपने मिसमैनेजमेंट करा है रिसोर्सेज का, जिससे ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी बन रही है। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है लीन स्टार्टअप का। बहुत ही छोटा सा एंड सिंपल सा कंसेप्ट है। लीन स्टार्टअप क्या होता है? चलते समझते पूरे प्रोसेस को। अगर आपको भी स्टार्टअप स्टार्ट करने का मन है तो लीन स्टार्टअप का मॉडल आपको फॉलो करना चाहिए। अब ये लीन स्टार्टअप की मेथोडोलॉजी क्या बोलती है कि आपको बिल्ड करना है। क्या बिल्ड करना है? आपको एक प्रोडक्ट बिल्ड करना है और इसके अंदर आपको एमवीपी बिल्ड करना है, मतलब बहुत कम फीचर वाला प्रोडक्ट बिल्ड करो। बिल्ड करने के बाद इसको मेजर करो कि आपका जो प्रोडक्ट है ये कस्टमर को पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्या कस्टमर इसको यूज कर रहा है, क्या यहां पर आपका मार्केट कैप्चर हो रहा है। तो यहां पर मेजर करो और मेजर करने के बाद लर्न करो कि आपने जो भी चीजें यहां पर अपने प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करी थी क्या इनका आपको रिटर्न मिला है। तो लर्न करने के लिए कस्टमर से बात करो कि कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आया या फिर नहीं आया। जो भी लर्निंग्स आई है लर्निंग से वापस बिल्ड करो, बिल्ड से वापस से मार्केट में लेकर जाओ, मेजर करो और वापस से लर्निंग करते रहो। तो ये आपका एक लूप है लीन साइकिल का, जहां पर आप सबसे पहले बिल्ड करते हो, बिल्ड करके मेजर करते हो, देन लर्निंग लाते हो एंड देन अगेन बिल्ड करते हो। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहने वाला है। तो ये स्टार्ट होता है आपके सिंपल एमवीपी से, यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना जो कि केवल और केवल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस करे। कोई एडिशनल फीचर नहीं दोगे चलेगा, लेकिन आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो सबसे पहले एमवीपी बनाओ। यहां पर डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने, मन से कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको कस्टमर से बात करनी है, कस्टमर की प्रॉब्लम समझनी है, डेटा को समझना है कि इंडिया के अंदर कितने लोग फूड ऑर्डर करते हैं। तो डेटा ड्रिवन डिसीजन आपको लेने। एक्सपेरिमेंट रन करो, लेकिन कोई भी गैसेस मत करो कि मार्केट के अंदर लोग बाग 10 रुपए की डिलीवरी देने को रेडी होंगे, 50 देने को रेडी होंगे या 200 रुपए की डिलीवरी देने को रेडी होंगे। तो आपको डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेने, कोई भी गैसेस नहीं करने हैं। तो यहां पर आपका एमवीपी बन जाएगा। एमवीपी बनने के बाद मार्केट में लेकर जाओ और इसको मेजर करो, एफिशिएंसी मेजर करो कि क्या ये जो आपका प्रोडक्ट है ये लोगों का टाइम बचा रहा है, पैसा बचा रहा है, क्या ये लोगों की प्रायोरिटीज पर फोकस कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देन यहां पर आप लर्न करो कि क्या क्या आपको चैलेंजेस आए हैं, कि क्या आपका बेसिक वर्जन बहुत ही ज्यादा बेसिक है और क्या यहां पर आप कोई एडवांटेज लूज कर रहे हो, लोगों का टाइम यहां पर आप वेस्ट कर रहे हो। देन कस्टमर का फीडबैक लो कि कस्टमर यहां पर क्या बोल रहे हैं और कस्टमर के फीडबैक से वापस से आप बिल्ड, मेजर और लर्न की साइकिल स्टार्ट करो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल है आपके पास नो ब्रोकर। नो ब्रोकर जब ऐप स्टार्ट हुआ था तो नो ब्रोकर का यहां पर मेन काम था कि आपको प्रॉपर्टीज दिखाना। तो यहां नो ब्रोकर जब स्टार्ट हुआ था तब इनका मेन काम था आपके रेंटल एग्रीमेंट्स को डील करना, आपके रेंट पेमेंट को फैसिलिटेट करना। लेकिन नो ब्रोकर अब यहां पर आ चुका है आपके ब्रोकिंग के बिजनेस के अंदर, जहां पर आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना है। होम सर्विस प्लेटफॉर्म अब नो ब्रोकर आपका बन चुका है। सिमिलरली जो आपका रेड बस है, इन्होंने भी लीन स्टार्टअप स्टार्ट किया था। इन्होंने पहले बहुत ही बेसिक फीचर के साथ स्टार्ट करा, धीरे धीरे इन्होंने फीचर ऐड करे। तो पहले जब रेड बस स्टार्ट हुआ था तो केवल ये साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर अप्लाई होता था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने वहां पर डेवलप करा और ज्यादा कस्टमर्स को और ज्यादा सप्लायर्स को, वेंडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करा और धीरे धीरे अब ये पूरे इंडिया के अंदर सर्विसेज डिलीवर करता है। तो इस तरह से आपको लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है। एकदम बेसिक रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट करो, मेजर करो, लर्न करो एंड देन वापस से स्टार्ट करो। यही हमारा लीन स्टार्टअप का मतलब है। यहां पर बोला जाता है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग द होल थिंग एट वंस, यानी पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा का पूरा एप्लीकेशन एक बार में बनाने की जगह आप टुकड़ों में बनाओ। जितना बनाए मार्केट में लेकर जाओ, उससे सीखो और देन वापस से डेवलप करो। क्योंकि अगर आप पूरी चीज एक बार में बनाओगे तो बहुत ज्यादा खर्चा लग जाएगा और अगर ये पूरी चीज मार्केट में नहीं चली तो आपकी जितनी भी मेहनत है सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो स्टार्ट करो सिंपल वर्जन से, जिसको एमवीपी बोलते हैं। बेसिक वर्जन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लॉन्च कर दो और देन आपके यूजर्स को समझो कि यूजर्स कैसे यूज कर रहे हैं, क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है और यहां पर इस लूप को स्टार्ट रखो, बिल्ड करना, मेजर करना और लर्निंग का। तो इस तरह से आपका लीन स्टार्टअप्स करता है काम।
तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल दिए हैं इंस्टाग्राम के, ड्रॉप बॉक्स के, जो ड्रॉप बॉक्स आपकी कंपनी जहां पर आप डेटा स्टोर करते हो, आपका फ्रेशवर्क करके यूएस की कंपनी है, जीरोधा है। तो ये सभी लीन स्टार्टअप के एग्जांपल है। इन्होंने एक साथ सभी बिजनेस में नहीं गए। जैसे जीरोधा है, इन्होंने स्टार्ट करा ब्रोकरेज से, अब ब्रोकरेज के बाद इनका खुद का फंड हाउस है, और रिसेंटली इन्होंने एक एफडी बैक सिस्टम चालू कर दिया, मतलब अब ये एफडी भी ऑफर करने लगे हैं। तो जीरोधा धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में जा रहा है। पहले एक बिजनेस को समझो, देन दूसरे में जाओ, देन तीसरे में जाओ। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है बिजनेस पिचिंग का। आपने यहां पर बिजनेस मॉडल बना लिया, आपने यहां पर वैल्यू प्रपोजिशन क्रिएट कर लिया, लीन स्टार्टअप समझ लिया। अब आपको अपने बिजनेस को लेकर जाना है इन्वेस्टर के पास, अपने पार्टनर्स के पास, कस्टमर्स के पास, और इनसे अपने इंटरेस्ट का काम करवाना है। इन्वेस्टर से आप फंडिंग मांगोगे, पार्टनर को बोलोगे हमारे साथ पार्टनरशिप करें, और कस्टमर को बोलोगे हमारे प्रोडक्ट को बाय करें। तो बिजनेस पिचिंग के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर के पास जाएंगे, अपना बिजनेस एक्सप्लेन करेंगे, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, रिलेट करें, और हमारे साथ पार्टनरशिप ज्वाइन करें। समझते बिजनेस पिचिंग को? तो यहां पर हमारे पास बिजनेस पिच के टोटल 8 एलिमेंट्स है। इन 8 एलिमेंट्स को आपने अपनी पिच में कवर कर लिया तो आपकी पिच एकदम परफेक्ट है। तो कभी भी बिजनेस पिच प्रिपेयर करनी हो तो ये 8 एलिमेंट आपको उसमें कवर करने पड़ेंगे। पहला एलिमेंट है इंट्रोडक्शन का। बिजनेस पिच स्टार्ट होगी इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन किसका दे? तो एक तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, मतलब फाउंडर का, और अपने बिजनेस का, कि आपका बिजनेस क्या है, आपका स्टार्टअप क्या है, क्या वैल्यू ऑफर कर रहे हो, और इस ऑफर से आपके कस्टमर की लाइफ किस तरह से इंप्रूव हो रही है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अटेंशन गियर करो, अपना इंट्रोडक्शन दो, और अपना आइडिया बताओ कि आपका आइडिया क्या है। इसके बाद वैल्यू प्रपोजिशन बताओ कि आपका प्रोडक्ट क्या वैल्यू डिलीवर कर रहा है, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और लाइफ इंप्रूव कर रहा है। तो वैल्यू प्रपोजिशन होना चाहिए आपका यूनिक सॉल्यूशन बेनिफिट। आपने ये बता दिया कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कौन हो। देन बताओ मार्केट के बारे में कि मार्केट कितना बड़ा है, मार्केट की अपॉर्चुनिटी कितनी है। मार्केट आपका $1 बिलियन का है, $100 बिलियन का है, $1 ट्रिलियन का है। तो मार्केट की अपॉर्चुनिटी बताओ, और कितना मार्केट शेयर आप ग्रैब कर सकते हो, ये चीजें एक्सप्लेन करो। तो कितना टारगेट मार्केट साइज है, किस रेट से मार्केट ग्रोथ हो रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। देन नेक्स्ट है आपका बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल में आपको सभी बातें बतानी है कि कहां से पैसा आएगा, क्या आपका प्रोजेक्शन है, कितनी आपकी कॉस्ट लगेगी, कौन कौन आपके कस्टमर है, कैसे रिलेशनशिप बनाओगे, कौन कौन से रिसोर्सेस है, एक्टिविटीज है जहां पर पैसा लगने वाला है। तो पूरा का पूरा रेवेन्यू स्ट्रीम प्राइसिंग आपको एक्सप्लेन करना है, और देन अपना एग्जीक्यूशन प्लान बनाना है कि कैसे आप जीरो से हीरो बनने वाले हो। तो जीरो से लेके 100 तक की जर्नी आप कैसे तय करोगे, तो एग्जीक्यूशन प्लान बनाओ। और देन बताओ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, यानी ईयर 1 का रेवेन्यू कितना होगा, ईयर 2 कितना होगा, ईयर 3 कितना होगा, कितनी रेट से आप ग्रो करोगे, और 5 साल बाद आप अपने आप को कहां पर देखते हो, ये फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आपको देने हैं। देन बताना है कंपटीशन कौन कौन है इस एरिया के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन कंपटीशन है, एंड इस कंपटीशन से आप क्या यूनिक ऑफर कर रहे हो कि कस्टमर आपकी तरफ आएगा। और लास्ट में कॉल टू एक्शन, आपने पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कर दिया, पिच कर दिया। अब बताओ कि हमें आपसे क्या चाहिए। अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर से पैसा चाहिए, कोई पार्टनर है तो उससे हमें पार्टनरशिप चाहिए, कोई कस्टमर है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे, ये आपको बिजनेस पिच में मेंशन करने हैं। तो अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा है तो शार्क टैंक इंडिया की सभी पिच के अंदर ये सभी चीजें मेंशन होती है। कोई भी पिच आप देख लो, वहां पर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, देन बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, देन बताते हैं मार्केट कितना बड़ा होगा, देन बात करते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे नंबर्स क्या है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है, और कॉम्पिटिशन में कौन कौन है, और लास्ट में हम लोग बोलते हैं कि हमें 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए के केस में आपको 10% इक्विटी देंगे, 20% इक्विटी देंगे। तो इस तरह से आप अपना कॉल टू एक्शन भी रखते हो। तो ये बिजनेस पिच के कंपोनेंट है, कवर करते हैं हमारे स्टडी मैट से। तो बिजनेस पिच एक कंसाइज और कंपेलिंग प्रेजेंटेशन है जहां पर आप इन्वेस्टर, पार्टनर या फिर क्लाइंट को पिच करते हो। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना, जहां पर आपको अटेंशन ग्रैब करनी है और प्रॉब्लम बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम बिजनेस सॉल्व कर रहा है। वैल्यू प्रोपोजिशन बताओगे कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस किस तरह से कंपटीशन से अपार्ट है और क्या वैल्यू ये डिलीवर करेगा। मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या इनका साइज है, क्या यहां पर पोटेंशियल है, ग्रोथ है। बिजनेस मॉडल कौन सा आप फॉलो कर रहे हो, B2B हो, B2C हो, C2C हो, या फिर D2C हो। तो आपको बताना है बिजनेस मॉडल क्या है आपका, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करोगे, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या रहेंगे, आपके कॉम्पिटिशन कौन कौन है, कैसे आप उनसे लड़ोगे, और लास्ट में आपकी क्या एक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो ये चीजें आपको बतानी है। अब लास्ट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ बिजनेस पिच। कौन कौन से टाइप की बिजनेस पिच होती है, एक एक करके करते हैं इनको डिस्कस।
तो टाइप ऑफ बिजनेस पिच में टोटल 5 टाइप की हमारे पास पिचेज है। पहली है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच क्या होती है? मान लो आप किसी इन्वेस्टर की बिल्डिंग में गए और इन्वेस्टर की बिल्डिंग में जब आप लिफ्ट में गए तो लिफ्ट में आपको कोई और इन्वेस्टर मिल गया। अब आपके पास जितनी देर में लिफ्ट ऊपर जाती है, मतलब 30 सेकंड से 2 मिनट का टाइम आपके पास है। इस 2 मिनट के अंदर आपको बताना है कि आप क्या काम करते हो एंड आपका स्टार्टअप क्या करता है। तो एलिवेटर पिच के अंदर आप क्विकली अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करते हो। 30 सेकंड से 2 मिनट की ये पिच होती है। क्या सर ये पिच हमेशा एलिवेटर में होती है? ये हमेशा एलिवेटर में नहीं होती है। ये आपकी शॉर्ट पिच है जो कि 30 सेकंड से 2 मिनट की होती है। ये हो सकता है कि किसी आपकी कार में हो, या फिर आपके किसी बोर्ड रूम के अंदर हो, या फिर किसी कैफेटेरिया के अंदर हो, जहां पर भी आप कम सेकंड्स के अंदर या फिर कम टाइम के अंदर पूरा बिजनेस एक्सप्लेन कर दो या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सप्लेन कर दो। इसी को एलिवेटर पिच बोलते हैं। नेक्स्ट आती है इन्वेस्टर पिच। जब आप इन्वेस्टर के सामने पिच करते हो फंड उठाने के लिए, इसको बोलते हैं इन्वेस्टर पिच। देन आती है सेल्स पिच। जब आप कस्टमर को पिच करते हो कि हमारा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, ये आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये सब पेन पॉइंट सॉल्व करेगा, इसको बोलते हैं सेल्स पिच। तो यहां पर आप प्रोडक्ट के फीचर बेनिफिट सब बताते हो। पार्टनरशिप पिच के अंदर आप अपने पार्टनर के पास जाते हो। जैसे जोमेटो के केस में जो डिलीवरी वाले हैं, जो रेस्टोरेंट वाले, ये इनके पार्टनर है। तो जोमेटो रेस्टोरेंट वालों को बोलेगा कि आप अगर हमारी ऐप पर आते हो तो आपकी सेल्स डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर आने लगेंगे, तो आपके लिए एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम अनलॉक होगी। तो आप यहां पर पार्टनर को पिच करोगे और लास्ट में प्रोडक्ट का पिच होगा, जहां पर आप प्रोडक्ट को सेल करते हो कि प्रोडक्ट के ये सब बेनिफिट है और आपको इसको परचेज करना चाहिए। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ पिचेस है, कवर कर लेते हैं। एलिवेटर के अंदर कंसाइज पिच है 30 सेकंड से 2 मिनट्स की। इन्वेस्टर के अंदर आप कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस बताओगे, फाइनेंशियल बताओगे, प्रोजेक्शन बताओगे और फंडिंग की यहां पर एक्सपेक्टेशन रखोगे। सेल्स पिच के अंदर आप वैल्यू बताओगे प्रोडक्ट और सर्विस की और कस्टमर के पेन पॉइंट को एड्रेस करोगे। पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल बेनिफिट बताओगे दोनों का, कि रेस्टोरेंट अगर हमारे साथ जुड़ते तो उनको क्या बेनिफिट होगा और हमें क्या बेनिफिट होगा। और प्रोडक्ट के अंदर आप अपने प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट एक्सप्लेन करोगे। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ पिच थी। अब हमारे पास यहां पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, क्विकली इनको करते डिस्कस। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो मंगत जी डायरेक्टर है स्ट्रैटेजी फॉर न्यू एज फ्रेग्रेंस ब्रांड किफी। तो किफी एक फ्रेग्रेंस का ब्रांड है, मतलब परफ्यूम ब्रांड होगा, जिनके मंगत जी डायरेक्टर है। 5 तरह के फ्रेग्रेंस बेचते हैं वेबसाइट और ई कॉमर्स के थ्रू। डिसाइड करा है कि एक्सपेंड करना है इंडिया के बाहर जॉइंट वेंचर के थ्रू। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक द बिजनेस मॉडल दैट किफी इज करंटली फॉलोइंग। तो यहां पर जो आपका फ्रेग्रेंस का ब्रांड है, ये कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? आपको यहां पर बोला कि वेबसाइट और ई कॉमर्स के थ्रू आप सेल कर रहे हो। पहला ऑप्शन है इंटरमीडियरी। क्या यहां पर इंटरमीडियरी है? इंटरमीडियरी यहां पर किसी भी तरह के नहीं है, आप वेबसाइट से बेच रहे हो या फिर ई कॉमर्स से बेच रहे हो, तो इंटरमीडियरी नहीं है यहां पर। प्रोडक्ट यहां पर एक्सक्लूसिवली थर्ड पार्टी से सेल कर रहे हो, तो यहां पर थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व ही नहीं है, आप तो वेबसाइट से भी बेच रहे हो, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। कंपनी एंगेज डायरेक्टली विद एंड कंज्यूमर, डायरेक्टली कस्टमर से एंगेज किया जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपका ऑल डे स्टोर 24/7 जनरल स्टोर का स्टार्टअप है इंदौर के अंदर। यहां पर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के बेसिस पर स्टार्टअप चालू हुआ है। टीम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है बिजनेस को लेकर, इन्हें गैप दिखता है और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने यहां पर सॉल्यूशन क्रिएट करा है ऑनलाइन स्टोर में। इन्हें बहुत ज्यादा श्योरिटी की कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस हम लोग 50 करोड़ के आईएनआर के लोन से फिलफिल कर देंगे। मतलब हमने क्या करा है, हमने यहां पर एक जनरल स्टोर खोला है, जनरल स्टोर के अंदर 50 करोड़ का लोन लेकर इन्वेंट्री बढ़ दी है स्टोर के अंदर। अब आपको बताना है कि कौन सा एस्पेक्ट आपने यहां पर इग्नोर करा है। तो आप यहां पर मन ही मन कॉन्फिडेंट हो कि हमारा जो कस्टमर है हमसे प्रोडक्ट बाय करेगा, तो आपने लोन ले लिया 50 करोड़ का और आपने इन्वेंट्री फिल कर दी। क्या आपने मार्केट में रिसर्च करी? मार्केट में आपने रिसर्च नहीं करी, आप तो बोल रहे कि हम ऑलरेडी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट है, टीम पहले से ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हमें पता है कि कस्टमर खरीदेगा ही खरीदेगा। मतलब आपने मार्केट रिसर्च को नेग्लेक्ट करा है। तो यहां पर आपने रेगुलर इंटरेक्शन विद कस्टमर नहीं किया, तो आपने क्या चीज इग्नोर करी है? कस्टमर इंटरेक्शन नहीं कर रहा है तो आपका सामान नहीं बिकेगा। जब तक कस्टमर से बात नहीं करोगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, तब तक आपका सामान कैसे बिकेगा। नेक्स्ट है आपका एमसीक्यू नंबर 3। इमेजिन करिए कि आप एक न्यू फिटनेस ऐप लॉन्च कर रहे हो एकदम सैचुरेटेड मार्केट में। सैचुरेटेड मार्केट मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट, और यहां पर आपको एक वैल्यू प्रपोजिशन बिल्ड करना है। तो क्या क्रूशियल एलिमेंट यहां पर आप फोकस करोगे ताकि यूजर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो? तो अगर सैचुरेटेड मार्केट है तो यहां पर आपको कोई यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन लेकर आना पड़ेगा, कोई एडेड फीचर लेकर आने पड़ेंगे जो कि आपको कंपटीशन से सेट अपार्ट करें। तो यहां पर आपको क्लियरली आर्टिकुलेट करना है कि आपकी जो ऐप है वो कैसे स्पेसिफिक फिटनेस चैलेंज को एड्रेस करेगी, मतलब किस तरह से आप कस्टमर की सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हो। तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे एंड कैसे कस्टमर की लाइफ इंप्रूव होगी, ये आपको वैल्यू प्रपोजिशन में बताना है। बाकी सारे
पॉइंट आपके इनकरेक्ट है। यहां पर बोला कि आपको जितने भी फीचर हो सके सभी को ऐड कर दो। अगर सभी फीचर को ऐड कर दोगे तो वो ऐप नहीं बची, वो अब खिचड़ी बन चुकी है। तो इस तरह की ऐप आपके काम की नहीं है। आपको कस्टमर फीडबैक को इग्नोर करना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्या आपको कॉम्प्लेक्स और जेनेरिक वैल्यू प्रपोजिशन यूज करना है? कॉम्प्लेक्स वर्ड तो यूज ही नहीं करने, सिंपल वर्ड हमें यूज करने, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन में बताना है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हो, मोबाइल ऐप के फ्रीमियम मॉडल आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो। फ्रीमियम मॉडल क्या था कि आप एक बेसिक फीचर फ्री में देते हो और किसी को अगर एडिशनल फीचर चाहिए तो उसके लिए प्रीमियम चार्ज करते हो। तो क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोच यहां पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगी? तो यहां पर बोला कि सबसे पहले लिमिटेड एक्सेस, यानी जो एसेंशियल फीचर है इसका लिमिटेड एक्सेस देंगे आपके फ्री वर्जन के अंदर, और अगर आपको एडवांस फंक्शनलिटी चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। ये होता है फ्रीमियम मॉडल। देन आपका कि स्टार्टअप एंटर होता है शेयरिंग इकोनॉमी के अंदर। शेयरिंग इकोनॉमी क्या थी? अगर आपके पास कोई अंडर यूटिलाइज एसेट है, आपके पास कोई अंडर यूटिलाइज कार है, तो इसको आप किसी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर दो, अब कोई भी कस्टमर आपकी कार को रेंट पर ले सकता है। तो शेयरिंग इकोनॉमी के अंदर आप एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हो यूजर्स के अमंग, तो व्हाट वुड बी की कंसिडरेशन? तो यहां पर क्या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? अगर कोई भी व्यक्ति अपनी एसेट को शेयर करता है तो सबसे बड़ा इश्यू होता है सामने वाले पर ट्रस्ट। मान लीजिए मेरे पास एक कैलकुलेटर है, अगर मैं किसी व्यक्ति को देता हूं कि ये आप मेरा कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो मुझे सबसे बड़ा इश्यू क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि मेरा कैलकुलेटर लेके भाग जाएगा, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। तो सबसे बड़ा इश्यू होगा ट्रस्ट और कम्युनिटी को बिल्ड करने का। तो ये हमारे सभी एमसीक्यू के आंसर होते हैं स्टडी मैट के। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपके आईसीआई सेशन के एमसीक्यू। थोड़ा हम लोग फास्ट वे में डिस्कस करेंगे। सभी ऑप्शन को डिस्कस करने का बेनिफिट नहीं है, क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या होना चाहिए इसी पर करेंगे फोकस। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब D2C। D2C के अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, डायरेक्टली कंज्यूमर को आप रीच करते हो। तो करेक्ट आंसर है बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर को रीच करता है, कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा। सेकंड है कि C2C के अंदर कौन कौन की प्लेयर होते हैं? C2C में कंज्यूमर की प्लेयर है और एक बीच में इंटरमीडिएट होगा जो कि आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर कंज्यूमर एक दूसरे को डायरेक्टली गुड सेल करने वाले हैं। कौन सा बिजनेस मॉडल टिपिकली इन्वॉल्व करता है यूजिंग इंटरमीडिएट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट सर्विस टू कंज्यूमर? तो कौन सा मॉडल यूज करता है? B2C, क्योंकि B2C में बिजनेस कंज्यूमर को सेल करता है, लेकिन बीच में बहुत सारे ऑनलाइन रिटेल स्टोर होंगे या फिर आपके फिजिकल रिटेल स्टोर होंगे, तो यहां पर आपके बहुत सारे होते हैं इंटरमीडिएरी। तो B2C आंसर है। क्या मेन एडवांटेज है D2C का? D2C में आप कस्टमर को डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो, तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपके पास है, कस्टमर का फीडबैक आपके पास है, तो कस्टमर की सारी डिटेल आपको मिलती रहती है। तो बिजनेस के पास ज्यादा कंट्रोल है प्राइसिंग पर, कस्टमर डेटा पर और आपके ब्रांड एक्सपीरियंस पर। फिफ्थ क्वेश्चन है कि क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स है ई कॉमर्स का? ई कॉमर्स के मॉडल के अंदर आपके पास एक सिंगल वेंडर मल्टीपल कस्टमर्स को सप्लाई करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो यहां पर प्रोडक्ट और सर्विस सोल्ड की जाती है डायरेक्टली फ्रॉम बिजनेस टू कंज्यूमर वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है कि मार्केट प्लेस मॉडल किस तरह से ई कॉमर्स से डिफरेंट करता है? मार्केट प्लेस के अंदर मल्टीपल वेंडर और मल्टीपल बायर होते हैं, लेकिन ई कॉमर्स में एक सिंगल वेंडर होता है और मल्टीपल बायर होते हैं। तो मार्केट प्लेस के अंदर मल्टीपल वेंडर है जो कि प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लेकिन ई कॉमर्स में सिंगल वेंडर होगा। सेवंथ है कि कौन सा बेस्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल है आपके ई कॉमर्स के अंदर? तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिलता है सर्विस और इसके लिए इन्हें सब्सक्रिप्शन फी देनी होती है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता क्या है? तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में सब्सक्रिप्शन फी पे करने पर आपको प्रोडक्ट या फिर सर्विस दी जाती है। कौन सा बिजनेस मॉडल मोस्ट कॉमनली प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? एयरबीएनबी और उबर। अब एयरबीएनबी और उबर क्या कर रहे हैं? ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मल्टीपल आपके सप्लायर्स है। एयरबीएनबी के ऊपर मल्टीपल फ्लैट ओनर्स है जो कि अपने फ्लैट को रेंट पर देते हैं। उबर के ऊपर आपके मल्टीपल ड्राइवर्स है जो कि अपनी कार ऑफर करते हैं टैक्सी सर्विस के अंदर। तो यहां पर आपका मार्केट प्लेस मॉडल रहने वाला है। ओके, यहां पर सॉरी C2C मॉडल रहने वाला है, क्योंकि यहां पर कंज्यूमर है। एयरबीएनबी में कौन है कि आप भी कंज्यूमर है, आपका खुद का घर है और ये एयरबीएनबी पर आपने चढ़ाया है। अब कोई दूसरा कंज्यूमर आपके घर को रेंट पर रहेगा और उसको यूज करेगा। तो यहां पर एयरबीएनबी और उबर दोनों में आपका C2C मॉडल है। मार्केट प्लेस भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन C2C ज्यादा अप्रोप्रिएट यहां पर आंसर रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो आपके इंटरमीडिएट है, यहां पर ट्रांजेक्शन डायरेक्टली कंज्यूमर्स के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट है आपका कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का? ये आपके प्रोडक्ट का यूनिक एडवांटेज बताता है और इसी की वजह से कस्टमर इसको बाय करेगा। तो ये आपका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सेट करता है। तो ये आपको डिफरेंशिएट करेगा कॉम्पिटिटर के साथ और यूनिक वैल्यू डिलीवर करेगा कस्टमर्स को। क्या मेजर चैलेंज है यूनिक और इफेक्टिव यूएसपी बनाने के अंदर? तो बहुत सारे चैलेंज हमने पढ़े थे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि कस्टमर को नहीं समझा, कॉम्पिटिटर ने इसको रेप्लिकेट कर दिया, आप मार्केट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाए। तो यही चैलेंज आपको मेंशन करने हैं। तो क्लियरली डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट आप नहीं बना पाए और कस्टमर एक्सपेक्टेशन को आप मेंटेन नहीं कर पाए।
11 क्वेश्चन है कि कॉमन मिस्टेक क्या होती है यूएसपी को डेवलप करते टाइम। यूएसपी को डेवलप करते टाइम आपकी बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है कि आपने कस्टमर को अगेन नहीं समझा, क्लियरली अपनी यूएसपी कम्युनिकेट नहीं करी, किसी ने कॉपी कर ली, आपने इनोवेट नहीं करा। तो यहां पर आंसर देना है कि यूएसपी बहुत ब्रॉड, नॉट स्पेसिफिक इनफ टू टारगेट नीश ऑडियंस। मतलब आपने जो अपना यूएसपी बनाया बहुत ही ज्यादा जेनेरिक बना दिया कि हम ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपने स्पेसिफिक नहीं बताया कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। मान लो जैसे जोमेटो कंपनी जिनका काम है फूड डिलीवरी करना, इन्होंने बोला कि हमारा यूएसपी कन्वीनियंस है कि हम कस्टमर को कन्वीनियंस देंगे, लेकिन कन्वीनियंस किस फॉर्म में दोगे ये आप नहीं बता रहे हो, तो ये आपके यूएसपी के अंदर प्रॉब्लम है। यूएसपी आपका बहुत ब्रॉड है, स्पेसिफिक इनफ नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा नॉट टिपिकली पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ कस्टमर प्रोफाइल। कस्टमर प्रोफाइल में किसको आप कंसीडर नहीं करते हो, तो यहां पर तो सभी पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। डेमोग्राफिक डिटेल को कंसीडर किया जाता है कि कस्टमर की एज क्या है, कस्टमर का जेंडर क्या है। बिहेवियर ट्रेट को भी हम लोग यहां पर देखते हैं कि इनकी बाइंग हैबिट क्या है, ब्रांड प्रेफरेंस क्या है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एंड फोरकास्ट ऑफ बिजनेस, तो ये चीज हम लोग कस्टमर प्रोफाइल पर ध्यान नहीं रखते, ये तो आपका सेपरेट पार्ट है। और साइकोग्राफिक इंफॉर्मेशन सच एज वैल्यू लाइफस्टाइल, इनको कंसीडर किया जाता है। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन यहां पर ऑड वन आउट था, इसको हमने आउट कर दिया। प्राइमरी गोल क्या है आपका, एमबीपी डिजाइन करने के लिए अगर आपकी एक टेक बेस्ड ऐप है तो आपको ऐप को जितना जल्दी हो सके उतना क्विकली लॉन्च करना है, आपको मेजर करना है एंड फीडबैक लेना है, लर्न करना है एंड देन अगेन इसको रीआइटरेट करना है। तो यहां पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप प्रॉब्लम को ऐप को लॉन्च करो और कोर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, टैग बेस्ड ऐप के अंदर आपको यूएसपी को एम्फसाइज करना है और क्राउडेड मार्केट में कट आउट करना है, तो आपको यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देना होगा जो कि आपका टाइम सेव करे और वर्कफ्लो एफिशिएंसी को सेव करे। बाकी पॉइंट इतने रेलेवेंट नहीं है, तो ये वाला पॉइंट आपका आंसर है। Why is it important to focus on benefit of the product rather than just its feature while creating a USP? तो आपका USP का मतलब ही होता है वैल्यू प्रोपोजिशन की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एंड कैसे इसको कैसे ये कस्टमर की लाइफ इंप्रूव करेगी। तो यहां पर आपको बेनिफिट पर बात करनी, केवल फीचर को लेकर बात नहीं करनी, क्योंकि फीचर तो बहुत हो सकते हैं लेकिन जो कस्टमर के लिए रिलेवेंट है वो उसका बेनिफिट है। तो कस्टमर को मोर लाइकली रिलेट होने वाला प्रैक्टिकल बेनिफिट से रादर देन देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके सॉरी, कस्टमर को ज्यादा रिलेवेंस होगा आपके बेनिफिट से कि आप क्या बेनिफिट दे रहे हो जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फीचर्स में उनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि मेन गोल क्या होता है लीन स्टार्टअप का। लीन स्टार्टअप का मतलब होता है जितना जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, प्रोडक्ट को लॉन्च करो, मेजर करो, लर्न करो, देन वापस से लॉन्च करो। मतलब कम रिसोर्सेस में आपको अपने स्टार्टअप को रन करना है। तो आपको बिजनेस क्रिएट करना हो मिनिमल अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट और रिस्क के साथ, तो आप लीन स्टार्टअप फॉलो करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की प्रिंसिपल, तो अगेन सेम ही प्रिंसिपल है, मिनिमल रिसोर्सेज के साथ स्टार्टअप आपको मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करे। तो एक्सपेरिमेंट करो, आइटरेट करो और जितना जल्दी हो सके लर्न करके कस्टमर को डिलीवर करो कि क्या उनको चाहिए। मेन एडवांटेज क्या है वैलिडेटेड लर्निंग का इन द लीन स्टार्टअप मॉडल। वैलिडेटेड लर्निंग मतलब जो भी आपने सीखा है ये आपके कस्टमर ने वैलिडेट करा है, कंफर्म करा है, तो इसकी वजह से आप कस्टमर को वो ऑफर कर पाओगे जो कस्टमर को चाहिए। तो यहां पर एंटरप्रेन्योर को हेल्प मिलती है डिसीजन लेने को बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक रादर देन अजम्पशन। तो वैलिडेटेड लर्निंग में आपकी लर्निंग को कस्टमर ने वैलिडेट करा है, कस्टमर ने आपको सिखाया, तो आप कस्टमर के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन लोगे। नेक्स्ट है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टर पिच का, पैसा उठाना, मतलब कन्विंस करना इन्वेस्टर को कि आपके स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मिस्टेक ड्यूरिंग इन्वेस्टर पिच। आपने इन्वेस्टर पिच में क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो, तो सारे पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। यहां पर आपने प्रेजेंटेशन को शॉर्ट और कंसाइज रखा, ये तो अच्छी बात है, मिस्टेक नहीं है। ओवर प्रॉमिसिंग, अगर कभी भी आप किसी को ओवर प्रॉमिस कर रहे हो कि हम तो 1 साल के अंदर $1 बिलियन का वैल्यूएशन अचीव कर लेंगे, तो ओवर प्रॉमिसिंग कभी नहीं करना है और अंडर डिलीवरी तो कभी भी नहीं करनी है। तो यही आपका इनकरेक्ट पार्ट रहेगा। कौन सी पिच यहां पर यूजुअली डिलीवर की जाती है एलिवेटर स्टाइल फॉर्मेट में 2 मिनट के अंदर, तो सिंपल सा आंसर है एलिवेटर पिच। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल मॉडल जो कि आप बिजनेस में यूज करते हो ताकि आप क्वांटिटेटिव बेसिस पर रिप्रेजेंट कर सको कि कैसी आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहेगी। लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एंजल इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है अर्ली स्टेज पर, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर जनरली आपके फ्रेंड्स या फैमिली होते हैं जिनके पास मोटा पैसा होता है और ये आप पर ट्रस्ट करते, बिजनेस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो एंजल इन्वेस्टर फाउंडर पर ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अर्ली स्टेज में इनको मेन रिस्क क्या है कि मान लो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 0 हो गया, तो ये फाइनेंस पर भी ध्यान रखते हैं कि किस तरह से कंपनी ग्रो होने वाली है। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्रूशियल है ताकि वो अपना रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी मेजर कर सके। तो ये हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए आपके चैप्टर नंबर 2 के। नेक्स्ट सेशन में हम ट्राई करेंगे कि आपके थोड़े 3 to 4 चैप्टर एक साथ कवर कर ले। जो 2 आपके सबसे बड़े चैप्टर थे हमने डिस्कस कर लिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीपल चैप्टर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा,
अपना जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर।